हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने रीजनिंग की एक गागर में सागर टाइप की एक श्रृंखला चालू की है, जिसकी आज मैं दूसरी क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। जिसमें मैं दोस्तों रीजनिंग के आज लगभग 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। सबसे पहला टॉपिक जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ ये रहेगा क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। इसके बाद दोस्तों मैं दूसरा जो टॉपिक लेकर आया हूं ना, इसी में क्वेश्चंस के माध्यम से हम टॉपिक्स को समझते चलेंगे। एक एक टॉपिक्स के क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर समावेशन किया है। पहला टॉपिक क्रम परीक्षण के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, एकदम जीरो लेवल से लेकर और आपका एग्जाम में जो लेवल बनेगा उस क्वेश्चन को टच करने वाला हूँ। इसके बाद क्रम परीक्षण पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा इसमें बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद इसी में तीसरा टॉपिक रहने वाला दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। और इसके बाद चौथा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साहब ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। चौथा टॉपिक ब्लड रिलेशन। इसके बाद तीन टॉपिक और हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। पांचवा टॉपिक मैं पासे के क्वेश्चन डायस के करवाने वाला हूँ इसी में। अब देख लेना कितना आप अचीव करते हो इसमें, पासा। इसके बाद छठवा टॉपिक दोस्तों एक ही टॉपिक है, घन और घनाव वाला। लगभग 6 टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आऊं। इनमें जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं पूरी चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको थोड़ा लगभग 10 12 15 सेकंड का टाइम देने वाला हूं। तो आपको इस टाइम में अपना क्वेश्चंस का आंसर भी करना है। और लास्ट में आपको दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करना ही है क्वेश्चंस के आंसर। और लास्ट में अपना स्कोर जितना भी हो उसको भी आपको शेयर करना है कि साहब मेरे इतने क्वेश्चन से सही आए। ज्यादा टाइम आपका बर्बाद करूंगा नहीं, सीधे ही दोस्तों यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन से आपका स्वागत करता हूँ। आ जाओ साहब। ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, मैंने कहा था ना पहले मैं क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है 28 छात्रों की एक पंक्ति में, 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज, इसने कहा है भैया 28 छात्रों की पंक्ति है, इसमें दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है। तो इसी पंक्ति में बाएं से नीरज का कौन सा स्थान होगा। ये इसके ऑप्शन से इस प्रकार की सीधी। तो आपको क्वेश्चंस करना है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों लगभग मैं यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम देने वाला हूँ, आपका टाइम स्टार्ट होता है साहब अब। ये लो भैया, आ जाओ। लगभग 10 12 सेकंड का टाइम दूंगा मैं। एक बार आप पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को और आंसर जल्दी से जल्दी दो। इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, नॉर्मली क्वेश्चन है। लगभग 10 सेकंड का मैंने आपको टाइम दिया। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर कह रहा है भैया छात्र कितने, 28 छात्रों की एक पंक्ति है और इसमें नीरज है ना वो दाएं से। अच्छा मुझे बताओ, एक पंक्ति होगी इसके दो ही छोर होंगे, ये पूरी पंक्ति, इस पंक्ति के दो छोर होंगे। ये वाला छोर तो लेफ्ट है जिसको मैं बाया कहता हूँ, और ये वाला छोर साहब राइट है जिसको हम दाया कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको वैसे पहले बताया हुआ, फिर एक बार और बता देता हूँ। ये पूरी पंक्ति है ना, इसमें टोटल उसने कहा है भैया 28 स्टूडेंट है। कितने साहब, 28 स्टूडेंट हैं। इन 28 स्टूडेंट में से एक किसी छात्र का नाम लिया इसने, नीरज। नीरज की पोजीशन इसने बताई है कि भैया नीरज है ना दाएं छोर से है, दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो मुझे इस छोर से इसकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था जो टोटल स्टूडेंट है ना, किसी एक छोर से स्थिति देकर दूसरे छोर से स्थिति पूछता है, तो टोटल स्टूडेंट में एक जोड़ दो, कुछ नहीं करना। टोटल स्टूडेंट में एक जोड़ने के बाद 29 हो गया, और 29 में से जो भी छोर आपको दे रखा है, यहाँ दाएं से दिया हुआ बाया पूछा है तो सीधा घटा देना। 29 में से यदि 12 घटाऊंगा तो भैया 17 आएगा। इसका मतलब दूसरे छोर लेफ्ट साइड से इसकी कौन सी स्थिति आएगी, 12वां। कोई ऑप्शन है क्या, सॉरी 17वां आएगा। कौन सा आएगा, 17वां। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन को आपको मेरे साथ करते रहना है और निश्चित तौर पर कमेंट करना है कि आंसर ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बच्चों की एक पंक्ति में, एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कह रहा है हरीश बाएं से 11वें स्थान पर है। कौन सी पर है भैया, 11वें स्थान पर है। मंगेश कोई दूसरा बच्चा है, वो दाएं से 17वें स्थान पर है। ये तो बाएं से था और ये कौन से, दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि आपस में ये दोनों अपने स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में अपने स्थान क्या कर लें, बदल लें, तो हरीश है ना वो बाएं छोर से 13वें पर आ जाता है। कौन से पर आ जाता है भैया, 13वें पर। तो इसने पूछा है तो मंगेश की दाईं ओर से स्थिति क्या होगी, जो नई स्थिति है ना परिवर्तन के बाद, वो स्थिति आपसे पूछी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं और भैया आपका टाइम चालू होता है एकदम एग्जैक्ट प्रकार से मैं बताने वाला हूं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू, लगभग मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देख लो आप एक बार ऑप्शंस को किस प्रकार से आप आंसर क्रिएट करोगे यहाँ पर।
लगभग मुझे लगता है समझ में तो क्वेश्चन सबको आ गया होगा। इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अब मैं देखो डिस्कस चालू करता हूँ। यहाँ पर इसने कहा है कि भैया एक बच्चों की एक पंक्ति में हरीश है ना वो बाएं छोर से। अच्छा ये मैं बात करूँ बाएं छोर का मतलब लेफ्ट साइड, इधर से हरीश की जो पोजीशन है ना वो भैया 11वें नंबर पे, कौन से पर है, 11वें पर है। ठीक है साहब, और मंगेश है ना वो दाएं से 17वां है। मैं मान लेता हूँ ये मंगेश को मैं दाएं से मान लेता हूँ, ये राइट साइड है, ये भैया मंगेश है, ये 17वें स्थान पर है। ठीक है, यही है ना, मंगेश दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि आपस में दोनों अपने स्थान परिवर्तित कर लें तो एक बार देखो जैसे परिवर्तित करेंगे ना तो मंगेश तो आ जाएगा हरीश की जगह, यहाँ तो आ जाएगा मंगेश, और हरीश चला जाएगा मंगेश की जगह। इस प्रकार से होगा क्या, आपस में स्थान चेंज होंगे तो इस प्रकार से होगा क्या। अच्छा अब इसने कहा है आपस में अपने स्थान बदल लेते, तो हरीश है ना अब नई स्थिति में दिया है, हरीश दाएं से 13वें स्थान पर। अब जो ये नई स्थिति है ना ये हरीश की भैया दाएं से 13वीं है, कौन सी है, 13वीं है हरीश की। अब पहले तो यदि पूछता कुल कितने छात्र हैं तो कुल छात्र ये हरीश ही तो है। अब हरीश की बताओ, राइट साइड से तो 17वां और लेफ्ट साइड से 13वां, तो यदि कुल पूछता, यदि टोटल स्टूडेंट की बात करता तो दोनों को जोड़ देंगे पहले तो। हरीश के लिए पूछा ना, हरीश देखो 13 और 17 30 हो गया, तो इसमें से एक घटा दो, तो टोटल स्टूडेंट की बात करता तो भैया कितने होते 29। लेकिन टोटल स्टूडेंट की बात नहीं करिए, इसने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पूछा, इसने कहा है मंगेश की बताओ आप, जो ये चेंजेबल स्थिति है ना ये मंगेश की दाएं छोर से कौन सी स्थिति है। अब मुझे बता टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 29, 29 में से इस मंगेश की इधर वाले छोर से 11वीं स्थिति हरीश की जगह तो आया, तो यहाँ पर यदि इससे पूछा है तो भैया 29 में फिर से एक जोड़ दो और घटा कितना देना, 11 को घटा देना, तो 30 में से 11 घटाओगे तो 19वां हो जाएगा। ऑप्शन है क्या 19वीं, 19वीं होगी, मतलब भैया मंगेश, ये जो मंगेश है ना ये दाएं छोर से कौन से स्थान पर होगा 19वें पर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 53। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको साथ साथ क्वेश्चन करने भी हैं। इसने कहा है भैया 25 बच्चों की 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट की एक पंक्ति में अतुल है ना वो दाएं से 14वें स्थान पर है। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब, 14वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में दिलीप के लिए कहा है, दिलीप है ना, पहले इसने अतुल की बात करी कि अतुल भैया दाएं से 14वें स्थान पर है, और दिलीप अतुल के, अब इसने अतुल से कंपेयर किया दिलीप को, दिलीप अतुल के बाएं तीसरा है, तो इस पंक्ति में दिलीप की बाएं छोर से लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान होगा। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, लगभग 10 सेकंड का, आप एक बार देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। करें चर्चा चालू, ठीक है भैया। इधर देखो कितने बच्चे हैं इसमें, 25 स्टूडेंट है। इसमें से इसने कहा है अतुल है ना वो दाएं छोर से, दाएं छोर से अतुल 25 बच्चे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कितने बच्चे हैं, 25 हैं, और 25 बच्चों में अतुल है ना ये भैया दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। और इस अतुल के, ये जो अतुल है ना ये अतुल है, इस अतुल के कितना, देखो दिलीप के लिए कहा है इसने, दिलीप इस अतुल के इसी पंक्ति में बाएं तीसरा है, तो बाएं पहला दूसरा और तीसरा है। इसका मतलब यदि इसकी मैं बात करूं तो भैया ये दाएं से 17वां हो जाएगा क्या दिलीप, अरे दिलीप दाएं से 17वां हो जाएगा, 14वां तो अतुल था, और तीन और का है ना बाएं, मतलब 17वां हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ तो बाएं छोर से क्या स्थिति है, टोटल स्टूडेंट कितने 25 हैं, इसकी यदि इस छोर से स्थिति पूछी है तो मैंने आपको बताया 25 में एक ऐड कर देना और 17 को घटा देना, ये 25 26, 26 में से 17 घटाओगे तो कितना बचेगा 9, कौन से स्थान पर होगा भैया 9वें स्थान पर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको साथ साथ क्वेश्चंस करने भी है, लगभग मैं सभी क्वेश्चन का यहाँ पर समावेश लेकर आया हूँ। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया किसी कक्षा में, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थी, लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल निश्चित तौर पर बढ़ेगा, आपको साथ ही साथ क्वेश्चन को करना है। एक किसी कक्षा में भैया 60 विद्यार्थी हैं, इसने कहा लड़कियों की संख्या, लड़की है ना लड़कियों की संख्या लड़कों की दोगुनी है, जितनी लड़की है ना उन लड़कों से दोगुनी होंगी, यदि लड़के एक अनुपात में तो लड़कियां 2 अनुपात में होगी। कमल का ऊपर से 17वां, एक कोई सी इसने स्टेटमेंट लाइन बना दी और कमल का दे दिया ऊपर से 17वां स्थान है, यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो बताओ कमल के बाद कितने लड़के होंगे। ये ऑप्शन इस प्रकार से हैं 3 7 12 23, आप कर लो, मैं तुरंत चर्चा चालू करूंगा। ठीक है भैया अब करें चालू। इसने कहा है 60 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थियों में से जो लड़कियां है ना लड़कों से दोगुनी है, तो 2:1 में विभाजित करूंगा ना तो यहाँ पर गर्ल्स सीधा सीधा 2 अनुपात मतलब 40 निकल के आती है, और बॉयज 1 अनुपात में मतलब भैया बॉयज निकल के आएंगे 20। पक्की बात है क्या, तभी तो दोगुना होगा, अब 60 विद्यार्थी बैठ गए। अच्छा इसने कहा है कमल है ना, कमल का ऊपर से स्थान, ऊपर से मतलब प्रारंभिक छोर से कमल का स्थान भैया 17वां, ये मैंने लिख दिया कमल।
ये प्रारंभिक छोर से 17वें स्थान पर है। कौन सी पर है? 17वें पर है। अब इस कमल से ऊपर, अच्छा मुझे बताओ, कमल का यदि 17वां स्थान है तो इससे ऊपर कहीं ना कहीं और 16 स्टूडेंट रहे होंगे, और इन 16 स्टूडेंट्स में 9 तो लड़कियां हैं। इसने कहा है यदि कमल के आगे, आगे का मतलब इससे पहले 9 गर्ल्स हैं इनमें, भैया कितनी लड़कियां हैं? 9 गर्ल्स है। टोटल 16 स्टूडेंट रहे होंगे, इनमें से 9 तो गर्ल्स हैं, तो बाकी के जो बच गए 7, इससे पहले कहा है मैंने, कमल से पहले ये स्टूडेंट होंगे टोटल 16, और इन 16 में 9 तो कौन है? गर्ल्स। तो भैया बच गए वो कौन होंगे? बॉयज। कितने बच गए? 7 लड़के होंगे इससे पहले, और कमल भी एक लड़का है क्या? इसका मतलब कमल तक 8 लड़के हो गए। कमल तक कितने हो गए भैया? 8 लड़के। तो इसने कहा है कमल के बाद, मतलब कमल के लास्ट में आने वाले कितने लड़के? बाकी के सब लड़के कमल के बाद ही आएंगे क्या? तो कमल तक कितने हो गए? 8, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20। और टोटल बॉयज कितने? सॉरी, टोटल स्टूडेंट नहीं, इसने लड़कों का पूछा है। टोटल बॉयज कितने? 20। इसमें से 8 तो कमल तक आ गए, तो कितने बच गए भैया? 20 में से 8 ले लो तो कितने बच गए? 12। ये 12 कमल के बाद ही आएंगे क्या? ठीक है साहब, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? सुरेश अनल से भारी है। ये भी रैंकिंग टेस्ट का ये क्रम प्रिडिक्शन का ही है। सुरेश के बारे में कह रहा है ये अनल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। अनिल जयेश से भारी है, करुणा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्की है। राजू से हल्की है भैया। इसमें सबसे भारी कौन है? ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, अनिल, करुणा, राजू और सुरेश। एक बार आप देख लो, फिर मैं इसकी चर्चा चालू करता हूं। ठीक है भैया, आ जाओ। इसने क्या कहा है? सुरेश अनिल से भारी है, मतलब सुरेश अनिल से भारी है, तो निश्चित तौर पर सुरेश अनिल से पहले आएगा। सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना मतलब राजू से हल्का है। ये जो सुरेश है ना, ये भैया राजू से हल्का है। ठीक है, उतना भारी मतलब राजू से ऊपर आएगा। ठीक है, अनिल जयेश से भारी है। अनिल किससे भारी है? जयेश से। ठीक है, ये अनिल है ना, ये जयेश से भारी है। करुणा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्की है। ये करुणा है ना, ये सुरेश से तो भारी है, लेकिन राजू से हल्की है, तो राजू के बीच में आएगी। मतलब करुणा सुरेश और राजू और सुरेश के बीच में आएगी। अब बताओ इसमें सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी तो जू है भैया। अरे जू मतलब राजू है, जू ऐसे नहीं है कि जू है, राजू है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। समझ में तो आ रहा ना? यदि एक भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप निश्चित तौर पर उस क्वेश्चन का नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। ए बी सी डी ई 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे? वैसे भी ए बी सी डी 5 बच्चे हैं। इनमें इनमें कहा है भैया बी है ना, ई से लंबा है। ई से लंबा है कितनु? किंतु। किंतु कहा है ए से छोटा है। कितनु नहीं, किंतु। किंतु ए से क्या है भैया? छोटा है। वी के बारे में कहा है ई से तो लंबा है, लेकिन ए से छोटा है। ठीक है, नाटा है। ए सी से लंबा है, परंतु डी से, ए सी से छोटा है परंतु डी से लंबा है। जबकि डी है ना, वो बी से लंबा है। यदि सभी बच्चों को एक साथ पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा कर दिया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे स्थान पर, कौन से चौथे स्थान पर कौन आएगा? एक बार आप देख लो इसको। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, और मैं भैया इसकी चर्चा चालू करता हूं अब। ठीक है, आ जाओ साहब। इसने कहा ए बी सी डी 5 बच्चे। ठीक है, इनमें वी ई से क्या है? लंबा है। वी है ना, वी जो ई से लंबा है। ठीक है भैया, इसका मतलब वी ई से ऊपर आएगा लंबाई के अनुसार। यदि मैं बैठा हूं ना इनको, तो ऐसे होंगी कहीं ना कहीं की लंबाइयां, लेकिन हमें तो लंबाई के अनुसार ही बैठ रहा हूँ। जो टिंगा है उसको नीचे ले लेंगे, और जो लंबा है उसको ऊपर ले लेंगे। वी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। वी है ना, वी ई से तो लंबा है, लेकिन ए से छोटा है, मतलब ए इससे ऊपर आएगा। पक्की बात है क्या? ठीक है साहब। ए है ना, सी से छोटा है परंतु डी से लंबा है। ए किससे छोटा है? सी से, परंतु डी से लंबा है। जबकि डी बी से लंबा है, मतलब ए और बी के बीच में कौन आएगा? डी आएगा ना, क्योंकि डी के बारे में उसने कहा है कि भैया डी है ना, वो बी से तो लंबा है, लेकिन ए के बारे में कहा था कि ये डी से लंबा है। तो देखो, ए तो डी से लंबा हो गया, और बी और डी के बीच, इसमें इसके बीच में ये आ गया। डी के बारे में कहा है ना, जबकि डी बी से लंबा है। यदि इनको लंबाई के क्रम में ऐसे खड़ा कर दो तो बताओ चौथी लंबाई के अनुसार खड़ा कर दिया जाए तो लंबाई में चौथे स्थान पर सबसे लंबा कौन है? सी है। इससे छोटा कौन है? ए। इसके बाद डी। तो चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे स्थान पर कौन आएगा? वी आएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो, बी बी पर ही दिया है। आया कि नहीं आया समझ में? इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। ये देखो, लाजवाब, मैं फिर कहूंगा शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। आ जाओ भैया रेस में। इसने कहा है भैया
90 कार है मेरे पास, सॉरी 90 वाहन है। कितने वाहन है? 90 वाहनों को एक पंक्ति में पार्क किया जाता है, मतलब एक पंक्ति में इनको खड़ा करना है। पार्क किया गया। प्रथम कार मतलब पहली कार के बाद एक स्कूटर है, एक कार के बाद एक स्कूटर, इसके बाद दूसरी कार आएगी ना, उसके बाद दो, पहली कार के बाद एक स्कूटर, फिर दूसरी कार के बाद दो स्कूटर, इसी प्रकार से भैया तीसरी कार के बाद तीसरा स्कूटर, मतलब 3 स्कूटर आएंगे। तो इसी प्रकार आगे भी जारी रहे, तब पंक्ति में अंतिम कार कोई ना कोई लास्ट कार आएगी। तो बताओ इसके बाद कितने स्कूटर होंगे? लो, इस लास्ट कार के बाद कितने स्कूटर होंगे? कर लो भैया बात। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 10, 12, 15 और 17। थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे देता हूँ, यदि टाइम की बात करोगे तो लो भैया टाइम भी दे देता हूँ, आ जाओ रे भैया। लगभग 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कर लो एक बार, लगाओ दिमाग। सबको लगाना, निश्चित तौर पर क्वेश्चंस करना ही है। आप सबको क्वेश्चंस में दिमाग लगा के चलना है निश्चित तौर पर। लगभग लो, लगभग 15 क्या 20 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, आप कर लो। कर लो भैया, अब आपका टाइम खत्म हो गया है। टाइम हो गया आपका खत्म, इतना ही है बस। अब देखो इसने क्या कहा, मेरे पास 90 वाहन है, ढंग से समझना है इसको। 90 वाहन है मेरे पास, और 90 वाहनों को एक पंक्ति में मैं पार्क कर रहा हूँ। इसने कहा है कि पहली कार होगी ना, मान लो प्रथम कार है ना, इसके बाद एक स्कूटर है, पहली कार के बाद भैया एक स्कूटर है, ठीक है। इसके बाद दूसरी कोई कार आएगी, इस दूसरी कार के बाद दो स्कूटर आएंगे। कितने स्कूटर? दो स्कूटर। फिर इसके बाद तीसरी कार आएगी, इस तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर है। एस एस एस, 3 एस हो गए। ऐसे चौथी कार आएगी, तो चौथी कार के बाद 4 स्कूटर आएंगे। ऐसे पांचवी कार आएगी, तो इसके बाद 5 स्कूटर आएंगे। इस प्रकार से इसने एक पार्किंग की है, एक कार एक स्कूटर, फिर दूसरी कार, दो कार नहीं, दूसरी कार नंबरिंग में दूसरी है, उसके बाद दो स्कूटर। ऐसे लगातार रूप से ये चलता जा रहा है, और 90 वाहनों को पार्क करना है। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि 90 वाहन पार्क करने हैं, तो मेरा कहां तक क्रम जाएगा। तो देखो यदि मैं जोड़े बनाता हूं ना, तो पहली कार स्कूटर मतलब 2 वाहन, कार स्कूटर मतलब 3 वाहन, कार स्कूटर मतलब 4 वाहन, कार स्कूटर मतलब 5 वाहन, कार स्कूटर मतलब 6 वाहन हो गए ना। अच्छा आगे भी यदि जाऊं तो 90 वाहन तो करने हैं, चलो एक बार जोड़ लेते हैं कहां तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है भैया, ये जोड़ो, 2 और 3 कितना हो गया? 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। सही जोड़ रहा हूँ क्या? देखो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। इसके बाद 7 आएगा, मतलब छठवीं कार 6 स्कूटर। अच्छा 20 और 7 27। इसके बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, और 12 के बाद 13 आएगा। इस प्रकार से चलेगा। एक बार देखते देखो जोड़ करके, 2 और 3 5 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और 8 35, 35 और 9 44, 44 और 10 54, 54 और 11, 54 11 हो गए 65, 65 और 12 77, 77 और 13 30 हो गए। देखो 77 और 13 सॉरी 77 और 13 90 हो गए। मैं 13 तक गया हूं ना, ये 13 वाहन है, इसका मतलब 13 वाहन में एक तो कार है 13वें नंबर की। ये कार कौन सी है? सॉरी एक स्थान कम चल रहे, कार 12वें नंबर की है ना। इसके बाद कितने स्कूटर होंगे? 12 स्कूटर होंगे। इस 12वें नंबर की कार के बाद कितने स्कूटर होंगे? 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमको करना है। सबके समझ में आया कि नहीं आया? कार के बाद, पहली कार के बाद एक स्कूटर था, दूसरी के बाद दो स्कूटर थे। ऐसे जब 12वीं कार आएगी ना, तो 12वीं कार के बाद 12 स्कूटर होंगे। तो यही तो मैंने कहा, ये वाहन है 13, तो ये कार नंबर नहीं है, ये वाहन है, जबकि कार नंबर तो 12वां है। तो भैया 12वीं कार के बाद कितने स्कूटर होंगे? इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि भैया बताओ इनमें कारों की संख्या कितनी, तो कार तो कितनी आएंगी? 12। स्कूटरों की संख्या कितनी है? तो 12 कार, 90 में से जो बच गए 78 कौन होंगे? स्कूटर। ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन वास्तव में अच्छे हैं, ये बेहतरीन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। अब इसने कहा अगला क्वेश्चन कह रहा भैया, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु, आ जाओ भैया प्रभु की बात कर ली, लो अब प्रभु को सुमरन कर लो। बाएं से नवा है, प्रभु जी है ना वो तो बाएं से नवे हैं, तथा पद्मा, लो भैया पद्मा भी आ गई, पद्मा दाएं से 12वीं है। उसी पंक्ति में राम, आ जाओ भैया भगवानों पर रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, मतलब राम बाएं से 12वां है, तथा राधा, राधा रानी भी आ गई, राधा दाएं से 9वीं है। अब इसने कहा है प्रभु एवं राम के बीच कितने व्यक्ति हैं? प्रभु एवं राम के बीच कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन इस प्रकार से 8 2 4, इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी होगा गुरु जी हमारा तो सत्तू ने नहीं खाया, अरे भाई कोई ऑप्शन ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं बैठा है। देख लो एक बार क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, करो जल्दी चलो।
देख लो कौन सा होगा ऑप्शन। टाइम दूं क्या? अब टाइम तो दे ही रहा हूं मैं तो। अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ लाजवाब क्वेश्चन है। लगभग 15 सेकंड का टाइम आपको मैं दे देता हूँ, कर लो एक बार। कितना आया? नहीं हुआ? कितना आया? चार। चार गलत है। हो गया क्या? अब देखो, चलो हो गया तो अब करें चर्चा चालू भैया। छात्रों की एक अच्छा कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, ही अच्छा होने को लल्लू क्वेश्चन है, देख लो भैया। छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु है ना, प्रभु, ये मैं लिख देता हूँ भैया। प्रभु बाएं से नवा है, प्रभु जी का सुमरन करो, और प्रभु जी बाएं से नवे स्थान पर है। ठीक है भैया, प्रभु जी बाएं से कौन से स्थान पर है? नवे पर। तथा पद्मा इसी पंक्ति में दाएं से 12वें पर है, कहीं भी होगी। पद्मा से हमें क्या, मैंने लिख दिया ये 12वें स्थान पर है पद्मा। ठीक है भैया। उसी पंक्ति में राम जी है ना, राम जी इसी पंक्ति में, ये पूरी एक की पंक्ति है। इस पंक्ति में राम जी भैया बाएं से 12वें हैं, ये राम जी हैं, आ जाओ भैया। अब इसका राधा रानी का तो कोई काम ही नहीं है, राधा रानी दाएं से नबी है, हो सकती है यहाँ राधा रानी होगी नबी। लेकिन इसने कहा है प्रभु और राम के बीच। अच्छा मुझे बताओ, प्रभु का नंबर नवा, राम का नंबर 12वां, तो इनके बीच कौन है? दो हैं, एक तो 10वां और एक 11वां। कितने बच्चे हैं भैया इनके बीच? दो हैं। ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर। अब होने को था क्या इसमें कुछ, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59, ये क्या कह रहा है देखो, ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं। इनमें ए बी के बराबर में बैठा है, ठीक है भैया, सी डी के बराबर में बैठा है। बराबर का मतलब बगल में, बराबर का मतलब बगल में, पर डी ई के पास नहीं है, मतलब डी को ई के पास नहीं बैठाना है। ठीक है, इसने कहा है क्योंकि ई बेंच के, ये है ना वो बेंच के बाएं किनारे पर है। अब आराम से बैठा लोगे तुम। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, और ए बी और ई के दाईं ओर कहीं बैठा हुआ है। ए और सी ये साथ में बैठे हैं, देख लो भैया। और तो ए का स्थान एक किस प्रकार से है, इस प्रकार से इसने ऑप्शन दी। ए का स्थान बताओ किस प्रकार से होगा। टाइम दे दूंगा मैं, लगभग 10-12 सेकंड का आपको टाइम दे देता हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके जल्दी जल्दी से आंसर देते जाएं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है भैया, चलो चलते हैं आगे। देख लो भैया, करोगे चालू? ठीक है साहब, खूब टाइम दे दिया। अच्छा, 5 बच्चे ए बी सी डी और ई, तो मेरे पास पहले तो 5 जगह होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 जगह है क्या? अच्छा, सबसे पहले ई के बारे में कहा था इसने। ये है ना, ये बेंच के बाएं किनारे पर है। इस बेंच का बायां किनारा यही होगा क्या? तो यहाँ तो ई है भैया। बेंच के बाएं किनारे पर कौन है? ई है। ठीक है, ई को मैंने बैठा दिया। इसने कहा है ए बी के बराबर में मतलब बगल में है, सी डी के बराबर मतलब बगल में है, पर ये दोनों पड़ोस में नहीं। ई के बगल में डी को नहीं बैठाना है। ठीक है भैया। इसने कहा है सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। सी है ना वो दाएं, दाएं छोर यही होगा क्या? दाएं छोर, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा। ये कौन है? सी है। ये कौन है भैया? सी है। अच्छा मुझे बताओ, अब सी के पास में, ये तो कहा है दाएं छोर से दूसरा है, सॉरी, सी का स्थान दाएं छोर से दूसरा है ना, तो सी तो यहाँ आएगा, ये पहला और दूसरा। सी का स्थान दाएं छोर से दूसरा कहा ना, तो ये होगा। अब मुझे बताओ, ए और बी पास में बैठने चाहिए, सी और डी पास में बैठने चाहिए, तो ए और बी के लिए तो केवल ये जगह बचती है। और यदि मैं यहाँ डी को बैठा दूंगा तो ए और बी को इनमें से बैठाना पड़ेगा कहीं, जबकि पास में बैठाना है। तो भैया निश्चित तौर पर यहाँ कौन आएगा? डी आएगा। अब ए और बी को कहीं बैठा सकते हो तुम। इसने देखो एक बार कहा भी क्या है, अपन रिवाइंड में आ जाते हैं। ए है ना, ये बी और ई के बीच में होगा। ए किस किस के बीच में? बी और ई के। ई यहाँ पर है, और बी को मैं यदि यहाँ बैठाऊंगा, तभी तो इनके बीच में कौन आएगा? ए आएगा, तभी तो आएगा। इसने कहा है ना ए भैया बी और ई के बीच में है। ठीक है साहब, इस प्रकार से हमने इनको बिठा दिया। अब आगे क्या बात कर रहा है, चलो। इसने कहा है, ये लाइन तुम्हारे काम की नहीं है, ये थोड़ी सी गलत टाइप है। इसने कहा है ए किस स्थान पर है, तो ये देखो कहाँ है। बी और डी के बीच में है क्या? नहीं है। ई और सी के बीच में, बी और सी के बीच में है क्या? वी और सी के बीच में है क्या? नहीं है। ई और बी के बीच में है क्या? ये तो लाइन उसने पहले दे दी, लल्लू तो है। अरे यही तो उसने दी है, ए बी और ई के दाईं ओर है, ए बी और ई के दाईं ओर है, ऐसे कहा था उसने। ठीक है, इसमें देखो कुछ कंफ्यूजन है क्या? वैसे तो बी और ई के दाईं ओर है ना, तो इस प्रकार से बैठाना, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। ये बीच में नहीं है, ये ए है ना, बी और ई के दाईं ओर है, इसका मतलब यहाँ बी को बैठाओ। अब देखो, इसको ए को यहाँ बैठाना है। ई और बी का दायां ही है ना, ये लाइन तुमने सही नहीं पढ़ी, थोड़ा सा मैंने भी नहीं सही पढ़ी। ए के बारे में कहा है बी और ई के दाईं ओर है। देखो बी और ई दोनों के दाईं ओर है क्या? ये अब बैठ गया सही।
ए सी के पास बैठा है, ठीक है अब सही है भैया। ए का स्थान बताओ, वी और डी के बीच में है क्या? बी और डी के बीच में नहीं है। वी और सी के बीच में है क्या? देखो बी और सी के बीच में बैठा है क्या? सही है ना, ये वाला ऑप्शन होगा, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबके समझ में आ गया ना? ये जो ए के बारे में कहा है ना, ए बी और ई के दाई ओर है, बीच में नहीं दाई ओर है, तो ए को मैंने बी और ई के दाई ओर बैठा दिया। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। इसने कहा है मेरे पास अब की बार 6 व्यक्ति, क्रम परीक्षण है तो 6 व्यक्ति भैया, लो आ जाओ। ए बी सी डी ई और एफ, ये 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति। 2 पंक्ति इस प्रकार से मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये 2 पंक्ति हैं और भैया दोनों पंक्तियों में 6 व्यक्ति बैठे, इस प्रकार से आपको बैठा देना है। अब तो हो गया, इसमें क्या, प्रत्येक पंक्ति में 3 है, यदि किसी छोर पर नहीं बैठा, डी एफ के बाएं दूसरा है, डी एफ के बाएं कौन सा है? दूसरा है। सी ई का पड़ोसी है, सी का पड़ोसी है और डी के विकर्ण सामने है, और वी एफ का पड़ोसी है, तो बताओ भैया बी के सामने कौन है? आप देख लो एक बार और जल्दी से करके बताओ। कुछ नहीं, इतना ही टाइम मिलता है क्वेश्चंस करने के लिए, यदि आप ढंग से करोगे ना तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी है, प्रत्येक पंक्ति में 3 को बैठाना है, ई को किनारे पर नहीं बैठाना, बस ये समझ लेना। अब करूं मैं चर्चा चालू। इसने कहा ये लाइन काम के मेरे, डी है ना, एफ के बाएं दूसरा है, अब मैं डी को कहां बैठाऊं? या तो इस पंक्ति में बैठाओगे या यहां बैठाओगे, लेकिन डी एफ के, डी है ना, ये एफ के कहां होना चाहिए? बाएं दूसरा, मतलब पहले मैं एफ को बैठाऊं तभी तो मैं डी को बैठाऊंगा। अच्छा मान लो मैं एफ को यहां बैठा देता हूं, तो एफ का बायां इस छोर पर बैठा है तो इसका बायां यही तो होगा। अच्छा बायां दूसरा होना चाहिए, पहला और दूसरा, यहाँ कौन आएगा? डी आएगा, इस प्रकार से 2 को बैठा दिया। अच्छा इसने कहा है सी है ना, ई का पड़ोसी है और डी के विकर्ण है, ये जो डी है ना इसका विकर्ण यही बनेगा क्या? इस पर कौन आएगा? सी आएगा ना, लेकिन ई का पड़ोसी है, मतलब ई इसके पड़ोस में बैठेगा क्या? इस प्रकार से बैठेगा। ठीक है भैया, डी के विकर्ण सामने ई का पड़ोसी है और बी एफ का पड़ोसी है, इस बी का पड़ोस, एफ का पड़ोसी कौन है? वी है, इस प्रकार से। तो बताओ अच्छा ये बच गया, इस पर कौन बैठेगा? ए। इसने पूछा है बी के सामने कौन है भैया? ई है, और यदि एफ के विकर्ण से पूछता तो कौन है? ए है। आया कि नहीं आया समझ में? तो बी के सामने कौन है? ई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर सभी क्वेश्चन से जुड़े रहना है। ये कह रहा है भैया 4 लोग हैं भैया, एम एन ओ पी, ताश खेल रहे, ताश से खेल रहे, इसका मतलब वो एक सर्कल में बैठे होंगे, उनके मुंह केंद्र की ओर होंगे, आमने सामने होंगे। कैसे हो सकता है? चौकोर पर बैठा दो या गोल पर बैठा दो, लेकिन मुंह आमने सामने होंगे। एम दाई ओर है एन की, ठीक है, पी बाई ओर है ओ के, तो निम्नलिखित में से कौन कौन का जोड़ीदार होगा? देख लो, इस प्रकार से ऑप्शन है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कर लो, अच्छा है क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन को चुन चुन कर लाया हूं मैं यहाँ पर, सब क्वेश्चन अच्छे हैं। कर लिया क्या? ठीक है भैया। अच्छा 4 पहले तो जगह बना लो, ये लो 4 जगह बननी, इन पर बैठे होंगे कहीं ना कहीं, 1 2 3 4 इस प्रकार से बैठे। इसने कहा है एम दाई ओर है एन की, अब तुम एन को बैठाओ पहले, जब तुलना की जाती है ना, एम की तुलना करिए एन से, एम दाई ओर है एन की, तो पहले एन को बैठाओ। एन इस प्रकार से होगा, इसका ये वाला छोर दाया है ना, क्योंकि इसका मुंह केंद्र की ओर है ना, इनका मुंह, अरे इनका मुंह केंद्र की ओर है क्या? तभी तो ताश खेल रहे हैं। अच्छा एन है ना, सॉरी एम है ना, वो एन के दाएं है, तो इस एन का दाया छोर यही होगा, यहाँ कौन होगा? एम। ठीक है साहब, एम और एन को बैठा दिया। पी बाई ओर है ओके, पी को ओके बाई ओर बैठाना है। अच्छा मैं ओ को कहाँ बैठाऊं? यदि यहाँ बैठाऊं ना तो यहाँ पे भी बैठ सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब ओ को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ओ का ये वाला छोर कौन सा है? बाया, और यहाँ कौन है? पी है। इसने कहा है ना पी ओ के बाएं हैं। अब बताओ निम्नलिखित से कौन सा सही है? जोड़ीदार कौन कौन है? पी और ओ है क्या? पी और ओ नहीं है। एम और पी है क्या? एम और पी नहीं है। एम और एन है क्या? एम और एन नहीं है। एन और पी है क्या? अरे एन और पी जोड़ीदार है क्या? देखो यही है, एन और पी जोड़ीदार है क्या? ये वाला क्वेश्चन एकदम करेक्ट फॉर्म का है और अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है भैया, अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। देखो ये कह रहा है एक बेंच पर, ये क्वेश्चंस मस्ट बी इंपॉर्टेंट, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। एक बेंच पर 5 लड़कियां बैठी हैं, फोटोग्राफ में कहीं ये 5 लड़कियां हैं, कहीं भैया ये घूमने गई हैं और फोटो खिंचवाने बैठ जाती हैं। अब इन फोटो खिंचवाने बैठती हैं तो उनको बैठने के लिए ऐसे बैठाना है। सेजल है ना, सेजल, ये रश्मि के बाएं तरफ है, कहीं भी हो सकती है, इसने फिक्स नहीं कहा है, मैंने थोड़ी हिंट दे दी आपको।
ये बिन्नी के दाई तरफ है। सेजल के बारे में कहा है, सेजल रश्मि के तो बाएं हैं एवं बिन्नी के दाएं हैं। ममता रश्मि के बाएं बैठी है। रागनी रश्मि एवं ममता की मध्य में बैठी है। रागनी के ठीक दाएं तरफ कौन बैठा है, आपको बताना है। रश्मि, ममता, बिन्नी या सेजल, आप देख लो एक बार। थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं आपको। चलो इस क्वेश्चन में तो टाइम दे ही देता हूं, और आपका टाइम होता है स्टार्ट। अब आ जाओ, लगभग 15 सेकंड का टाइम दे दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, कर लो एक बार। प्रत्येक क्वेश्चन चुनिंदा है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक को लेकर मैं यहाँ पर पूरी रिसर्च करके लाया हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन से मैंने यहाँ पर चुन चुन कर लिए हैं। ठीक है भैया, लगभग 15 सेकंड हो गए भैया, 20 हो गए, अरे पार निकल गए भैया। चलो और 5 सेकंड एक्स्ट्रा। अच्छा क्वेश्चन है, किया गया किसी ने? यदि किसी ने कर दिया हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के और उसका ऑप्शन क्या है वो कर सकते हैं। 30 सेकंड हो गए, ठीक है, टाइम खत्म। एक बेंच है, सबसे पहले बेंच बनाओ ना। एक बेंच बताओ, इस पर 5 को बैठाना है। अब इसको 5 को तो बैठा लेंगे, चलो मैंने तो पहले केवल एक बेंच ही बना दी। 5 को बैठाना तो कहीं बैठा दूंगा, ठीक है भैया। अब इसने कहा है सेजल रश्मि के बाएं तरफ है। सेजल है ना, सेजल, ये रश्मि के बाईं तरफ है, ये लिख दिया मैंने सेजल। ये रश्मि की, रश्मि है ना, हाँ रश्मि है। ये भैया रश्मि के बाईं तरफ है, तो देखो ये मैंने बाईं तरफ बैठाया क्या, रश्मि के बाईं तरफ सेजल है। लेकिन इसने कहा है ये सेजल रश्मि के तो बाएं लेकिन बिन्नी के दाएं है। इसका मतलब बिन्नी के ये कहाँ होगी? सही बैठाया क्या? सही बैठाया। अच्छा आगे कह रहा है ममता, ममता रश्मि के बाएं है। अच्छा मतलब ये ममता है ना, ये भी इसके बाएं होगी रश्मि के, तो ममता को मैं कहीं बैठा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं देखो एक कच्चा चित्र बना रहा हूँ अभी आपके सामने। ये रश्मि के बाएं हैं, देखो इस प्रकार से मैं बैठा देता हूँ। चलो ये ममता होगी, ये रश्मि होगी। अभी मुझे तो पता है किस प्रकार से करना है। ममता को भी बैठा दिया मैंने, रश्मि के बाएं है, ठीक है भैया। सब इसमें प्रत्येक स्टेटमेंट को संतुष्ट करना आवश्यक है। ये मैंने बाईं तरफ बैठा दिया। अब कह रहा रागनी, ये रश्मि और ममता के बीच। अब ये लाइन हमें डिसाइड करेगी किस प्रकार से बैठाना है। ये रागनी है ना, ये रश्मि और ममता के, रश्मि और ममता के बीच में रागनी आनी चाहिए। सही है क्या? इनके बीच में रागनी आनी चाहिए, ये मैंने बैठा दिया क्या? अच्छा तो बताओ रागनी के ठीक दाएं ये इस प्रकार से बैठी है, यहाँ बैठी है बिन्नी। अभी मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये सेजल, ये इसके बाद ममता, ये इसके बाद रागनी, और भैया लास्ट में बैठी है रश्मि। एक एक लाइन को मैंने संतुष्ट किया है, यहाँ पर प्रत्येक स्टेटमेंट को संतुष्ट किया है। यहाँ बाएं बैठाया था सेजल को, रश्मि के, तो देखो सेजल रश्मि के बाएं है क्या? है। ये बिन्नी के दाएं है क्या? सेजल बिन्नी के दाएं है। ममता रश्मि के बाएं है क्या? देखो रश्मि के बाएं है क्या ममता? ठीक नहीं कहा है उसने, लेकिन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा रागनी और रश्मि के बीच में ममता है क्या? रागनी और ममता के बीच में, सॉरी रागनी है ना, वो रश्मि और ममता के बीच है। रागनी देखो इन दोनों के बीच, सभी वाक्यों को मैंने यहाँ पर संतुष्ट किया है। अब बताओ रागनी के ठीक दाएं, अरे रागनी के ठीक दाएं कौन है? रश्मि है ना, तो रश्मि वाला ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 63। ये भी लाजवाब शानदार अच्छा क्वेश्चन, इसको भी कर लो एक बार आप। इसने 8 व्यक्तियों को बैठाया है, LMPQRSTV, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त की गिर्द, गिर्द का मतलब होता है चारों तरफ, केंद्र की ओर मुंह करें। LM के दाएं तीसरे स्थान पर है और LP के बाएं दूसरे स्थान पर है, बैठा है। R व S एक दूसरे के बाद मतलब साथ साथ बैठे हुए, बाद का मतलब साथ है, और इनमें से कोई भी L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। L का डोसी मतलब पड़ोसी नहीं है इनमें से कोई भी। Q है ना, वो T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, VS के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बताओ भैया P के बाएं पांचवा कौन है? ये ऑप्शन इस प्रकार से हैं, V है, T है, M है कि L है, आप कर लो। थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे देता हूँ, अभी मैं क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा। एक शानदार सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं, आप देख लो एक बार क्या ऑप्शन हो सकता है इनमें से। ठीक है भैया, आप चालू करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर इसने क्या कहा है, मैं अभी क्वेश्चन चालू कर देता हूँ। जल्दी करना, क्विक रिएक्शन इज द मोस्ट भी इंपॉर्टेंट। अब मैं बैठाऊं क्या? ठीक है, आ जाओ, देखो थोड़ी कहीं जगह हो तो इसको बिठा लें अपन, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए कि ना। ठीक है चलो, ठीक है भैया। अब देखो, अब जैसे जैसे इसने कहा है ना, अब मैं क्वेश्चंस की चर्चा चालू करता हूँ यहाँ। ठीक है भैया, अब मुझे बताओ, पहले तो एक सर्कल बना लो। क्या बना लेना भैया?
एक सर्किल बना लो, इस सर्किल में 8 व्यक्तियों को बैठाना है, क्योंकि 8 है ना, देखो एक इसने कहा है ना 8 मित्र है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को मैंने बैठा लिया। अब जैसे जैसे कहता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करते जाएं। बैठा दिया भैया। एल है ना, ये एम के दाएं तीसरे स्थान पर है। एल की पोजीशन एम के दाएं है। अब तुम पहले एम को बैठाओ, एम को कहीं बैठा सकते हो। मैंने मान लो एम को यहाँ बैठा दिया साहब, एम को यहाँ बैठा दिया, तो एम के दाएं तीसरा कौन है, एल है, बैठाओ। तो इसका दाया नीचे होगा 1 2 3, यहाँ कौन होगा, एल, और यहाँ कौन है, एल होगा, ठीक है भैया। एल है ना ये, और एल पी के बाएं, ये पी के बाएं भी दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा ये पी का बायां है क्या, देखो एक बार, पी के बाएं दूसरे स्थान पर एल बैठाना ना, एल पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा दिया, क्या पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा दिया। आर एस के एक दूसरे के पड़ोस में बैठे हैं या बाद में बैठा है, इनमें से कोई भी एल का पड़ोसी नहीं है। एल यहाँ है ना, तो ना तो आर आएगा यहाँ, ना एस आएगा, कोई सा भी नहीं आ सकता, तो दोनों एक साथ आएंगे, तो दो जगह ये बचती है मेरे पास भाइयों, इनमें से कहीं आर और एस पर ही आ सकते हैं, ठीक है। मैं देखूंगा किन पर बैठाना मुझे। एल का निकट पड़ोसी नहीं है। क्यू के बारे में कहा है, क्यू टी के दाएं है। अब मुझे बताओ, ये दो जगह तो रिजर्व कर दी मैंने आर और एस के लिए, तो मेरे पास दो जगह बचती हैं, देखो इनको हटा देता हूं मैं एक बार, एक क्रॉस लगाए ना मैंने, ये हटा दिए। अच्छा, मेरे पास दो जगह को छोड़कर केवल 3 जगह बचती है, इनमें क्यू और टी को बैठाते हैं। चलो, इसने कहा है क्यू, किसके बारे में कहा है, क्यू टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब मैं टी को कहाँ बैठाऊं, जैसे मान लो यहाँ बैठा दू, टी के दाएं दूसरा तो एल आ जाएगा, तो यहाँ बैठाता हूँ टी को, एक बार देखते हैं। टी के दाएं दूसरा, तो देखो दाएं पहला और दूसरा, यहाँ कौन आ जाएगा, क्यू। इसने कहा है ना क्यू टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, बैठ गया क्या। अच्छा, बी के लिए कहा है, वी एस के दाएं दूसरा है। अब एक जगह बी के लिए भी तो रखनी है, अब इसमें से बी एस के, एस को यदि यहाँ बैठाऊं तो इसके बाएं देखो पहला और दूसरा आ जाएगा क्या। इसने कहा है वी एस के दाएं है। यदि मान लो एस को मैं यहाँ बैठा दूं, तो एस के दाएं पहला और दूसरा एम है, लेकिन यहाँ आएगा एस, एस को यहाँ बैठा दूं क्या, और एस के दाएं दूसरा बी है, पहला और दूसरा ये बी हो जाएगा क्या। इसका मतलब यहाँ कौन आएगा, आर आएगा क्या, अरे यहाँ कौन आएगा, आर। अब एक और बची कोई जगह, कोई बची है क्या, नहीं, सबको बैठा दिया कि मैंने, सबको बैठा दिया, 8 व्यक्ति बैठ गए क्या, देखो 4 और 4 8 बैठ गए, ठीक है भैया, एकदम फिक्स अरेंजमेंट कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, पी के बाएं पांचवा निकालो, पहले पी, पी का बायां नीचे होगा, यही तो है पी का बायां, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा कौन है मेरे भैया, एम है, एम है क्या, ऑप्शन नंबर सी दा। देखो एक क्वेश्चन में मैंने कितना निचोड़ लिया, सब एकदम मैंने सब जो कंसेप्ट लगने थे सबको ले लिया। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, ये समझ में आ गया ना सबके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो, एक बार फिर कह देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का नंबर लिख देना है। आगे चर्चा करता हूँ भैया, क्वेश्चन नंबर 64 से 68 के लिए किसने निर्देश दिया है, ठीक है भैया। ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुंह करके एक सरल रेखा में एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, इसी क्रम में मतलब ऐसी नहीं कि एबीसीडी इस प्रकार से खड़े हो, उत्तर की ओर मुंह होने चाहिए, कैसे भी बैठा सकता है। इसने कहा है जी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा है, जी के लिए कहा है पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा है। सी पंक्ति के सिरे पर नहीं है, सी है ना वो पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं है, तथा वी के दाईं ओर पांचवा है, वी है ना सी के, सॉरी, वी सी के दाईं ओर पांचवा है, ए डी के बाईं ओर दूसरा है, एफ पंक्ति के छोर पर नहीं है, किनारे पर नहीं है। इस प्रकार से उसने एक अरेंजमेंट दे दिया, तो आप क्वेश्चन के आंसर देना, दी गई व्यवस्था के अनुसार ठीक बीच में कौन बैठा है। ऐसे करके इसने लगभग 5 क्वेश्चन पूछे, एक बार आप कर लो, थोड़ा सा टेक योर प्रॉपर टाइम। इस क्वेश्चन के लिए लगभग मैं आपको एक बार सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए लगभग 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे देता हूँ। ये आपकी भैया टाइम स्टार्ट होता है 15 सेकंड का दे देता हूँ, चलो आप एक बार कर लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी ई, ई भी दे दिया, इनमें से कोई नहीं। गुरुजी हमारा तो सत्तू ने नहीं खाया भाई, ई हो जाएगा, कोई भी नहीं बैठ रहा हमारे तो इनमें से, तो देख लो ई हो जाएगा। चलो करते हैं चालू, लगभग 20 सेकंड हो गए भैया, चलो ठीक है। इसने क्या कहा है, 7 मित्र हैं, कितने मित्र हैं, 7 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, तो सबसे पहले तो 7 स्थान बना दीजिएगा, 1 2, उत्तर की ओर मुंह है ना, 3 4 5 6 और ये भैया 7 व्यक्तियों को मैंने बैठा दिया उत्तर की ओर मुंह के। अब इसने ये कि इसमें सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं, ऐसे ही में डायरेक्शन टेस्ट, जितना कहा है ना, रीजनिंग वही तो है, जितना कहा उसके अनुसार रिएक्ट करो, ठीक है भैया। इसने कहा है करके एक सरल पंक्ति में खड़े हैं, परंतु जरूरी नहीं। अब अपन के काम की बात चालू होती है यहाँ से, जी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा है,
पंक्ति का बायां सिरा ये है और इससे से तीसरा मतलब पहला दूसरा और तीसरा यहाँ जी है भैया। यही तो कहा है जी पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरा है, सी पंक्ति के सिरे पर नहीं है, सी पंक्ति के सिरे पर नहीं है, ठीक है। वी है ना सी के दाईं ओर पांचवा है। अब देखो पहले तो दाईं ओर है, तो मुझे बताओ पंक्ति में दाएं इधर होगा ना, यदि मैं सी को यहाँ बैठाता, उसने मना किया कि भैया नहीं सी को छोर पर नहीं बैठाना, किनारे पर नहीं, तो सी को मैं एक बार जरा यहाँ बैठा के देखते चलो। अब बी के लिए कहा ये सी के दाईं ओर पांचवा है, देखो सी का दाएं इधर होगा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, इसका मतलब यहाँ भी होगा, पक्की बात है। तीन व्यक्तियों को मैंने बैठा दिया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है भैया ये पांचवा है, ए है ना वो डी के बाईं ओर दूसरा है, ए डी के बाईं ओर दूसरा है। अब सबसे पहले तो मेरे पास जगह खूब सारी बची है, लेकिन मैं अब ए को डी के बाईं ओर बैठाता हूं, तो पहले डी को बैठाना है, डी के बाईं ओर दूसरा है, मेरे पास जगह इतनी, देखो कहां बैठाऊं, डी को यहाँ बैठाऊं तो बाईं ओर आएगा क्या, नहीं, डी को यदि मैं यहाँ बैठा देता हूँ चलो, तो बाईं ओर दूसरा ए होना चाहिए, पहला और दूसरा तो सी है, ए आएगा क्या, मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, चलो यहाँ बैठा लू, पहला और दूसरा ए आएगा क्या, बाईं ओर डी आएगा, इसका मतलब पक्का हो गया, अरे भैया डी आएगा यहाँ। और डी के बाईं ओर दूसरा कौन है, ए, तो इसका बाएं इधर होगा, ये पहला और दूसरा, भैया यहाँ कौन आएगा, ए आएगा, यहाँ कौन आएगा, ए। पांच व्यक्तियों को बैठा दिया। अब इसने कहा है एफ पंक्ति के सिरे पर नहीं, दो व्यक्ति बचे, एक तो ई और एक एफ, इसने कहा एफ पंक्ति के सिरे पर नहीं है, एक जगह तो ये बचती है एक सिरे वाली, इसने कहा एफ को सिरे पर नहीं बैठाना, इसका मतलब एफ को बैठाना है मेरे भैया यहाँ, तो यहाँ कौन आएगा, जो बच गया, कौन बच गया, एक परफेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब इसने कहा है दी गई व्यवस्था के अनुसार ठीक बीच में कौन है, अरे बीच में कौन है मेरे भैया, ए है, कौन है, ए, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, इसी पर रिलेटेड है ये, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति, देखो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में एक और दो, एफ और डी है ना, तो ए और बी के बीच में कितने, दो, ऑप्शन नंबर बी इज द, ये फोकट किया बाहर है, देखो एक स्टेटमेंट दे दिया, यदि मैंने सही ढंग से बैठा दिया ना तो फ्री के नंबर है, लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, पंक्ति के सिरों पर खड़े व्यक्तियों का युग्म कौन सा है, मतलब पंक्ति के सिरों पर कौन कौन खड़े, देख ले एक बार चला, ई और बी खड़े, ई और कौन है, बी, तो ई और बी जिस ऑप्शन में होंगे वही सही है, ई और बी है क्या कहीं, ई और बी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर पांच में से कोई चार, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, पांच में से कोई चार एक समान है तथा वे एक समूह की रचना करती हैं और कौन सा इस समूह से अंतर्गत नहीं आता, इस प्रकार की अरेंजमेंट बनी थी मेरे अनुसार, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां, यहाँ जी था, यहाँ सी था, यहाँ बी था, यहाँ ए था, यहाँ डी था, यहाँ एफ था और यहाँ बी था, इस प्रकार से थी, सॉरी यहाँ बी नहीं, यहाँ ई था, यहाँ कौन था मेरे भैया, ई था, ठीक है, इस प्रकार से मैंने बिठाया। अब इसने कहा इनमें से कोई ये जो युग्म दी है ना, इनमें से कोई चार तो एक निश्चित बनाते हैं रचना, एक इनमें से अलग है। अब देखते चलो किस प्रकार से, देखो ई और जी वाला कोई कॉन्टेक्ट है क्या, देखो ई और जी में मतलब भैया यहाँ दो के बीच एक व्यक्ति आ रहा है, देखते हैं चलो ये कोई रचना करते हैं क्या, ए और डी वाला है क्या, ए और डी के बीच में भी एक व्यक्ति है, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति का युग्म बन रहा है, ये वाला भी है, मतलब ये दोनों समान है क्या, अच्छा जी और एफ है क्या, जी और एफ के बीच में भी ए है, मतलब ये भी इसी युग्म का है। और आगे चलें, ए और सी है क्या, ए और सी, ए और सी के बीच में भी एक व्यक्ति है जी, अच्छा ये भी इसी युग्म का है। जी और बी है क्या, अरे जी और बी के बीच में तो भैया तीन व्यक्ति हैं, तो इन चार विकल्प में तो एक रचना की, दो के बीच में एक, लेकिन यहाँ तो अलग ही चल रहा है मामला, तो ये क्या होगा अलग, इसने कहा है उस समूह के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन नहीं आता भैया, जी और वी, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। माइक चालू है, चालू है यार। इसने कहा है यदि सभी लोगों को, ये समझ में आ गया ना, एक बार उसमें देखते हो, यदि ये आ गया ना सबके समझ में, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी लोगों को बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में खड़ा कर दिया जाए, अच्छा यही वही क्वेश्चन आ गया, उसी पर रिलेटेड है भैया, खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि मूल स्थानों में कितनों की तुलना, अच्छा ये कह रहा है अपरिवर्तित, पहले जो व्यवस्था थी ना उसी को वर्णमाला के अनुसार खड़ी कर दो, ये ऐसे कहा है, ये मेरी व्यवस्था थी क्या, 4 5 6 7, ये ई था, ये कौन सा था, सी था, ये जी था, ये ए था, ये इसके बाद एफ था, ये डी था और ये बी था। अब इसने कहा इस व्यवस्था को है ना मैं वर्णमाला के क्रम के अनुसार खड़ा कर दूं,
तो वर्णमाला का क्रम यही तो आएगा। यदि बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में खड़ा करने के लिए कहा जाए तो मूल स्थान की तुलना कितने स्थान है परिवर्तित रहेंगे। ये तो मूल है, अब एक बार चेंज कर देते हैं। ये ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा और जी आएगा। ये तो होगा वर्णमाला का क्रम। अब कितनों ने अपने स्थान चेंज कर दिए, अपरिवर्तित रहे। उसने कहा है कितनों ने परिवर्तन नहीं किया। देखो ये चेंज हो गया, क्या ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, एफ और ई, अच्छा ये भी चेंज हो गया। मतलब सभी के स्थान क्या हो गए, चेंज। तो कोई भी है क्या जिसने अपना स्थान अपरिवर्तित रखा? तो भैया इनमें से कोई नहीं, एक भी नहीं है। देखो ई ए आ गया, सी बी आ गया, सी सी आ गया, ई डी हो गया, ई एफ ई हो गया, डी एफ हो गया और बी और जी हो। मतलब सातों की सातों ने अपनी जगह चेंज कर ली क्या? इसका मतलब कोई भी ऐसा है क्या जिसने अपने स्थान को अपरिवर्तित रखा हो? तो कोई भी है क्या? नहीं। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ये ऑप्शन भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अब देखो लगभग क्रम परीक्षण और दोस्तों रैंकिंग टेस्ट, एक जो टॉपिक था ना, मैं लगभग इसके 18 क्वेश्चन करवाए। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट भी आ गया, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी आ गया और क्रम परीक्षण दोनों के मैंने करवा दिए। अब चालू होता है साहब, तुम्हारे ऊपर दिशा चालू हो जाएगी, डायरेक्शन टेस्ट। ये कह रहा है हरी पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर की यात्रा, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर की यात्रा। वह प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है? ये यहाँ पर भी है ना, जो डायरेक्शन टेस्ट में भी मैंने लगभग 0 लेवल के क्वेश्चन दिए हैं। आप देख लो एक बार कौन सा ऑप्शन होगा। देखो अभी चर्चा चालू करते हैं। हरी को पूरब में चलाओ, पूरब यही है। डायरेक्शन टेस्ट में इस प्रकार से दिशाएं बनानी है। ये वाली दिशा उत्तर होती है, उत्तर के दाएं पूरब होगी, उत्तर के अपोजिट दक्षिण होगी, और भैया दक्षिण के दाएं ये होगी पश्चिम। इस प्रकार से दिशाएं होती है, यही तो मैं ध्यान में रखना है। इन दोनों के बीच में है ना, उत्तर और पूरब के बीच में इस दिशा को उत्तर पूरब बोलते हैं, उपू। कौन सा बोलते हैं भैया? उपू, मतलब उत्तर पूरब। ऐसे ही दक्षिण और पूरब के बीच में इसको दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब बोलते हैं। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच में इसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, और ये वाली पश्चिम और उत्तर के बीच में इसको उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी के दो ध्रुव हैं। हमेशा ध्यान में रख लेना, दिशा ध्रुवों के अनुसार चलती है, और दो ध्रुव तो उत्तर और दक्षिण सबसे पहले आए, और उत्तर की दाईं ओर पूरब है। 90 डिग्री दाईं ओर कौन है? पूरब। अब मुझे बताओ पूरब और उत्तर में पहले कौन आया? उत्तर आया ना, तो यहाँ भी पहले कौन आएगा? उत्तर। ऐसे दक्षिण और पूरब में पहले कौन आया? दो पोल थे, उत्तर और दक्षिण, केवल इनके अनुसार पहले दक्षिण को रखा। यहाँ भी दक्षिण को, यहाँ उत्तर को। पहले क्या रखना है ये समझ में आ गया? ठीक है भैया। अब क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लो जरा। ये कह रहा है भैया हरी है ना, वो पूरब दिशा में 17 किलोमीटर जाता है, साहब गया 17 किलोमीटर पूरब दिशा में, यहाँ से गया 17 किलोमीटर। इसके बाद वे अपने बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब ऊपर मुड़ जाता है, 15 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद फिर अपने बाएं मुड़ जाता है, इसके बाद 17 किलोमीटर ये फिर चलता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये देखो एक आयत बन गया क्या? ये 15 है तो ये भी कितना होगा? 15, क्योंकि ये 17 है ना, तो ये 17 था, अब ये 15, तो ये भी कितना होगा? 15। तो प्रारंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर दूर होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सुहास पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा, फिर उत्तर की ओर घूमकर 8 किलोमीटर की यात्रा, फिर पूरब की ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा पर गया। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये इसने दे दिया भैया, देख लो एक बार इसको भी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें लॉजिक काम आ रहा है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय सीखेगी, और पाइथागोरस प्रमेय सीख कर क्या कहे उसको देख लेना जरा। अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लो एक बार। अब हो गया टाइम भैया, अच्छा करते हैं चालू। चलो इसने कहा है सुहास है ना, ये पश्चिम की ओर गया, ये मैंने पश्चिम ये बताई ना, सुहास पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, ठीक है साहब गया। ये कोई भी प्रारंभिक बिंदु रहा होगा, इस प्रारंभिक बिंदु से सुहास पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। इसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ा, उत्तर दिशा मतलब ये है 8 किलोमीटर गया, उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह अपने पूरब दिशा में मुड़ गया। ये वाली दिशा कौन है? पूरब है। और 9 किलोमीटर गया, आपकी बार कितना गया? 9 किलोमीटर जाने के बाद अब मान लो यहाँ पहुंच गया भैया। अब यहाँ पहुंच गया ना, तो उसने कहा वह प्रारंभिक बिंदु से, एक बार जरा मुझे इतना सा बता दीजिएगा, अब ये प्रारंभिक बिंदु से इतनी दूरी पर है क्या? अब गुरुजी इसको कैसे निकालें, ये तो तगड़ा ही मामला आ गया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा है तुमने भी। इस वाले बिंदु से तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस रेखा पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दो, एक लंब डाल दो। यदि मैं लंब डालूंगा तो ये आयत बन गया क्या? आयत बन गया क्या? ये 8 है तो ये कितना होगी?
8, और यदि 9 है तो ये कितना होगी भैया, यहां से यहां तक की पूरी 15 है, ये केवल 9 है, तो ये कितनी बच गई, 6 बच गई क्या, कितनी बच गई। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, मुझे ये वाली दूरी चाहिए क्या, और यही वाली दूरी चाहिए क्या, ये वाली दूरी चाहिए, ये 6 है, ये आधार है, ये लंब है। तो मैंने आपको बताया कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में आता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैसे भी 6 8 10 का लॉजिक चलता है, लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 कितना होगा भैया 36, इन दोनों का कर दोगे तो 100, और कर्ण का स्क्वायर कर्ण निकालना है तो इसका रूट कर देना, तो भैया कितना आएगा। ये वाली सीधी दूरी कितनी है, अब देखो इसमें 2 3 चीजें काम आई हैं। सबसे पहले फिगर बनाओ ढंग से, एग्जैक्ट बनाना है, यदि तुमने ज्यादा चला दिया तो गलत हो जाएगा। अच्छा तो भैया कितनी दूरी पर है 10 किलोमीटर, देख लो, अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने कोई किताब छुपा के रखी रखी है कि भैया उसमें से पेपर बनाऊंगा, यही क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, रूपा उत्तर की ओर 8 मीटर चली, अपने दाएं मुड़ी 16 मीटर चली, फिर अपने बाएं मुड़ी 5 मीटर चली, वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ी और 16 मीटर चली, तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसको भी कर लो एक बार, ये भी नॉर्मल है, ये तो मैं ही चला देता हूँ। रूपा को चलाओ भैया, मेला पिक्चर वाली रूपा आ गई, रूपा उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गई, 8 मीटर गई, उत्तर की ओर चला दो इसको 8 मीटर। इसके बाद अपनी दाएं मुड़ी और 16 मीटर गई, फिर वह अपने बाएं मुड़ी और 5 मीटर गई, ठीक है भैया, फिर वह अपने बाएं मुड़ी और 16 मीटर गई, इसको फिर से घुमा दो, 16 16 बराबर रखना है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है और अब रूपा यहाँ है, तो यहाँ से यदि मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ना, तो ये 16 ये 5 है, तो ये भी कितना होगा, अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी होगी 8 और 5 कितने पर भैया 13, ये ले, ये नॉर्मल है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, ये शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इसने कहा रवि 10 मीटर उत्तर की ओर, इसमें डायरेक्शन में इतना ज्यादा हाउआ करने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 3 कंसेप्ट आएंगे, एक तो नाव वाला आता है, नाव वाला या धारा के बहाव वाला आता है, वो अच्छा है। एक आता है तुम्हारे सामने रेलगाड़ी से संबंधित धुआं निकलेगा ना वो क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर उन क्वेश्चन को भी लेकर आया हूँ, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। ये कह रहा है भैया रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चला या चलता है, फिर अपने 6 मीटर चलता है दक्षिण की ओर, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, तो बताओ भाई प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है चलो भैया चलाएंगे, इसको भी चलाएंगे, देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये कंसेप्ट समझना है बस यहाँ, और कुछ नहीं है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन पर ज्यादातर रजामंदी आ रही है, देखो अभी चेक करते हैं ए ऑप्शन पर कौन कौन आंसर दे रहा है। चलो भैया करते हैं चालू, इस रवि को उत्तर की ओर चला दो जरा भैया, उत्तर की ओर चला दो, 10 मीटर ही चलाया क्या, ये मैंने चला दिया 10 मीटर। इसके बाद फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, अच्छा उत्तर की ओर चलने के बाद कहाँ चला दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर मतलब उल्टा आ गया क्या, उल्टा आ गया क्या, कितना आ गया 6 मीटर, पहले तो गया था ऐसे 10, अब की बार यहाँ से 6 मीटर उल्टा आ गया। अब मुझे बताओ 6 मीटर दक्षिण की ओर, फिर मैं अपनी दाई ओर, अब मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं तो मेरा दाएं ये वाली साइड होगी, अब इस वाली साइड में मुड़ जाता हूं, और कितना चलता हूँ 3 मीटर चलता हूँ, कितना चलता हूँ मेरे भैया 3 मीटर चलता हूँ। तो बताओ अब मान लो मैं यहाँ, तो बताओ मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में, ये प्रारंभिक स्थान था, इस प्रारंभिक स्थान से पहले तो मुझे दूरी बता दो कितनी है, और प्रारंभिक स्थान से फिर दिशा बता देना, जिस बिंदु से पूछी जाए ना उसी बिंदु पर निकालनी। अब देखो मुझे बताओ ये पूरी जो है ना ये 10 थी, इसमें से 6 वापस आ गया तो कितना बचा 4 बचा, ये कितना बचा 4, अब फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, 3 4 और ये कितना आएगा 5 आएगा ना, 3 का वर्ग 9, 5 4 का वर्ग 16, इनको जोड़ दोगे तो 25, 5 का है, तो भैया दूरी तो आ गई 5, कितनी आ गई 5, देखो यहाँ भी है, इनमें से कोई नहीं भी, आगे भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा दिशा देखो ये वाली दिशा कौन सी है, अरे ये वाली दिशा मैंने बताई ना उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो कौन सी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, देखो मैंने जो कहा था इसमें ध्यान में रख लेना, धुआं हमेशा ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है, यदि हवा नहीं है तो, यदि हवा है ना तो कुछ काश्तकारी अलग होगी, इसको हम समझ लेते हैं, देख लो एक बार क्या कह रहा है। एक ट्रेन भैया दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, अब ट्रेन जा रही है दक्षिण से उत्तर, तो धुआं कहाँ जाएगा इसके विपरीत, लेकिन हवा चल रही है पश्चिम से पूरब की ओर, तो बताओ ये ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। ये ऑप्शन इस प्रकार से इसको जरा कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है, ये ऑप्शन आ रहा है कहीं का, देखो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है क्या, चेक करेंगे अभी। एक बार देखो इसको ऐसे करना है, ये भैया जो ट्रेन है ना ये जाएगी
दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दक्षिण है, यहाँ से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर ट्रेन जा रही है, तो इस ट्रेन का धुआं है ना, वो धुआं निकलेगा ऐसे, मतलब पीछे की ओर निकलेगा। ये मैं अभी बता देता हूँ। इसका धुआं जाएगा ऐसे, भैया सही है क्या? इसका धुआं जाएगा ऐसे, लेकिन हवा चल रही है पश्चिम से पूरब, हवा चल रही है ऐसे, तो धुआं जाएगा दोनों के बीच में, मतलब ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ट्रेन जा रही है ऐसे, धुआं जाएगा ऐसे। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, यदि मान लो ट्रेन जा रही है ऐसे तो धुआं जाएगा ऐसे, ट्रेन ऐसे जा रही है तो धुआं इसके पीछे जाएगा, और हवा चल रही है ऐसे तो इनके बीच वाले एंगल में जो बनता है उसमें जाएगा। देखो ट्रेन जा रही थी ऐसी, धुआं जाएगा ऐसे, और हवा ले जा रही है ऐसे तो धुआं जाएगा ऐसे। ये ऐसे समझते हैं। तो भैया ये वाली दिशा कौन सी है? पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो दक्षिण पूरब है क्या? कौन सी है? दक्षिण पूरब, मतलब ओ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, और भी अच्छा है। लो भैया, प्रवीण है ना, प्रवीण का मुख उत्तर पूरब दिशा में है। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। ये कोण वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। फिर भी अपने दाईं ओर 135 डिग्री, फिर भी अपने बाईं ओर 125 डिग्री, फिर अपने दाईं ओर मुख करके खड़ा हो जाता है। तो बताओ अब वो किस दिशा में मुख करके खड़ा है? एक बार देख लो जरा। टोटल एंगल ऑफ राइट साइड एंड टोटल एंगल ऑफ लेफ्ट साइड, इतना कर देना, बाकी हो गया। दे दी मैंने, तो क्या करना था इसमें, देख लो एक बार भैया, कितना ही टाइम है। हो गया क्या? कईयों का बी ऑप्शन आ रहा है, कईयों का सी ऑप्शन आ रहा है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं तो अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आएंगे। कईयों का ए भी आ रहा है। देखो अभी करते हैं चर्चा। अच्छा चलो करें भैया बात। इसने कहा है कि बताओ इसका मुंह अब किस दिशा में, करें भैया चर्चा चालू, ठीक है। प्रवीण है ना, प्रवीण, पहले इसको उत्तर पूर्व की ओर खड़ा कर दो। ये जो प्रवीण है ना, ये उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब ऐसे खड़ा। ठीक है भैया, उत्तर पूर्व दिशा यही है। अब इसने कहा ये अपने दाईं ओर मुड़ता है, यहां से इसका दायां नीचे होगा, और ये 135 घूमता है। यदि मैं बात करूं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री से 45 डिग्री और एंगल क्रिएट करता हूं तो ये हो गया 135। यहां से दाएं 135, यही है क्या? ठीक है, अपने दाएं 135 घूम गया, फिर भी अपने बाईं ओर घुमा है 225। तो देखो यहां से यदि मैं घूमता हूं और इस दिशा में आ जाऊंगा तो अपोजिट, मतलब ये तो हो गया 180, लेकिन 180 नहीं घुमा, ये घुमा 245। तो भैया यहाँ से यहाँ ये 245 हो गया क्या, 225, सॉरी कितना हो गया 225। फिर वे अपने दाईं ओर मुड़ा, यहां से फिर वे अपने दाएं, अब जब कुछ नहीं कहे ना तो एंगल भैया 90 डिग्री मानना है। कितना? जब कुछ नहीं कहे तो 90 डिग्री मानना है। यहां से वो अपने दाएं 90 डिग्री घूमता है, तो भैया इस दिशा में है। किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर पूरब है क्या? उत्तर पूरब, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें टोटल एंगल ऑफ राइट साइड, मतलब टोटल एंगल दाया कितना है, टोटल एंगल बाया कितना है, इसको जोड़ लो। देखो दाएं कितना है, 135। अच्छा बाएं कितना है, 225। बाएं कितना है, 225। और इसके बाद मुझे बताओ ये, और एक बार दाएं है, मतलब दाएं कितना है, 90। तो यदि मैं टोटल दाएं को जोड़ता हूं तो ये भी 225 हो गया, और बाएं कितना, 225। दाएं से बाएं कट जाएगा, यदि कोण समान है ना तो वो कट जाते हैं। तो भैया इसका मतलब उसी दिशा में होगा, तो उत्तर पूरब में था तो अभी कौन सी में होगा, उत्तर पूरब में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन अच्छा है। मेरा मुंह भैया दक्षिण दिशा में, तो निम्न में से किस क्रम से मैं यदि घूमता रहूं तो मेरा मुंह उसी दिशा में आ जाएगा। अब देख लो, कर लो बात, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। लो आ गया भैया, करके बताओ जरा। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है रे भैया, इसमें सब करना है इसको। ये लाजवाब क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। मैंने पूरा टॉपिक का जो निचोड़ है ना, पूरे टॉपिक का निचोड़ लिया है। अब यहाँ कुछ नहीं करना, मुझे बताओ यदि मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है और दक्षिण दिशा में रहना चाहिए, मतलब मुझे कहीं नहीं घूमना। मैं यदि दक्षिण में हूं तो मेरा मुंह यदि दक्षिण में रखना है तो मुझे कहीं भी नहीं घूमना। इसका मतलब दाएं से बाएं क्रॉस होना चाहिए। तो एक बार देखो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है। देखो दाया बाया कटा, दाया बाया कटा, दाया बाया कटा, ये बाया बाया दाया दाया, दो बार दाया दो बार बाया, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, कुछ नहीं बचना चाहिए। लेकिन एक बार देखो, दाया बाया कट गया, दाया बाया कट गया, दाया बाया कट गया, लेकिन दो बार क्या बच गया, दाया। यदि मैं दक्षिण दिशा में हूं तो दो बार दाएं, एक बार ऐसे घूम जाओ एक बार ऐसे, तब तो मैं उत्तर दिशा में आ जाऊंगा। लेकिन इसने कहा उसी दिशा में रहना चाहिए, तो ये वाला गलत, ऐसे ये वाला भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है भैया, करेक्ट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे करना है, जैसे वो जितनी बार मुड़ा रहा है ऐसे मुड़ते जाओ। भैया मैं दक्षिण दिशा में खड़ा हूं, अब पहले कहां मुड़ा, अपने बाएं, लो भैया पड़ गया। फिर अपने कहां घुमा, दाएं मुड़ गया।
फिर अपने बाएं, ऐसे दाएं बाएं घूमते रहो। टोटल एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये आपस में क्रॉस हो रहा है क्या। अच्छा, फिर इसके बाद 2 बार बाएं घुमा लो भैया, घूम जाओ 2 बार बाएं, इसके बाद 2 बार दाएं घूम जाओ। अब मैं इसी दिशा में आ गया क्या, इस प्रकार से करते हैं। कुछ बचना नहीं चाहिए, उसी दिशा में आने का मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है भैया। फिर वह अपने दाईं ओर घूम जाता है, फिर 20 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 20 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बाकी लेना देना कुछ नहीं, फालतू है, टोटल टाइम ऑफ वेस्ट है। अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताओ अब वह राजू किस दिशा में चल रहा है। लो न्यारा ही क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा दे दिया, दाएं बाएं पूछ कुछ नहीं रहा है, लेना देना कुछ नहीं। आ जाओ भैया, सीधा मैं चलता हूँ, इस पर ज्यादा तुम्हें बर्बाद नहीं करना टाइम। राजू उत्तर की ओर गया, देखो इसमें केवल डायग्राम है। राजू उत्तर की ओर गया 20 किलोमीटर, इसके बाद 20 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, भैया मुकर के 20 किलोमीटर चलता है। फिर वे अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर, अपने दाईं ओर मुड़ गया, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वे अपने 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उत्तर पूर्व चलता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ से एग्जैक्ट दाईं ओर मुड़ेगा ना तो ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। दाईं ओर मुड़कर फिर से 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाएं मुड़ जाता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ गया, फिर 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर अपने बाएं मुड़ जाता है, अब यहाँ से बाएं मुड़ जाता है, और भैया 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब राजू किस दिशा में या किस दिशा की ओर है, तो ये वाली दिशा में जा रहा है ना राजू, तो ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। अरे कौन सी भैया, अब इसमें लेना देना कुछ नहीं है, क्वेश्चन टोटल वेस्टेज है ये, लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी ने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दक्षिण पूर्व में जाएगा, कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन की लो भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं कह रहा था ना सूर्यास्त वाले क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो देख लो भैया। सोना और मोना, कोई भी दो सहेली है सोना और मोना, ये सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रही है। लड़कियां तो बतियाएंगी भैया, बतिया रही है। यदि सोना की परछाई मोना की छाई है भैया, परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ सोना का मुख किस दिशा की ओर है। कर लो बात भैया। एक कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा परछाई प्रकाश के विपरीत ओर बनती है बस। और शाम का समय तो प्रकाश मतलब सूरज कहाँ होगा भैया, पश्चिम में। यदि सुबह का समय होता तो सूरज पूरब में होता, बस इतना सा क्वेश्चन हो गया। कर लो भैया इसको, ठीक है। किस किस का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, अलग अलग किसका किस। ये देखो ये भी आ रहा है कईयों का, ये अलग अलग टाइप के इंसान है तो अलग अलग क्वेश्चन के आंसर आएंगे, देख लो। अब करें बात भैया, अच्छा किस किस का ऑप्शन नंबर डी है, तो में से किसी का नहीं है, एक का है। अब देखो ये क्या कह रहा है, सोना और मोना है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सूर्यास्त के समय एक दूसरे के सामने खड़ी है। सबसे पहले तो मुझे ये कहा गया है कि बतिया रही है, शाम का समय है, सूर्यास्त के समय ना, तो भैया सूर्यास्त के समय पहले तो मुझे बताओ सूरज होगा, कौन होंगे, सूरज देवता, और सूरज देवता होंगे पश्चिम में, होंगे कहाँ होंगे, इसका मतलब पश्चिम में यदि सूरज है ना, तो परछाई पूरब की ओर बनेगी। परछाई कहाँ बनेगी, इस प्रकार से परछाई मतलब पूरब की ओर बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा इस प्रकार से बनेगी। अब इसने कहा है यदि सोना की परछाई, अब देख लो समझ लेना, दो व्यक्ति हैं, यदि पूरब यदि ये पश्चिम की ओर सूरज है मतलब मेरे पीछे है, यदि मैं ऐसे आमने सामने खड़ा हूँ तो मेरी परछाई इसके सामने पड़ेगी। यदि मेरा मुंह उत्तर पूर्व सॉरी यदि मेरे मुंह दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में विपरीत है, तब तो एक दूसरे के सामने पड़ेगी। लेकिन इसने कहा है सोना की परछाई मोना के बाईं ओर है, सोना की परछाई मोना के बाईं ओर है, तो सबसे पहले मुझे बताओ मोना के दाईं ओर, सॉरी सोना की परछाई मोना की किधर है, दाईं ओर। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ये वाला दाया किसका होगा, क्योंकि परछाई तो फिक्स है, परछाई तो पूरब की ओर ही बनेगी, लेकिन ये दाया किसका होगा, मोना का होना चाहिए। ये किसका होना चाहिए भैया, मोना का। अब यदि मैं मोना को ऐसे खड़ा करूं तब तो मोना का ये दाया होगा क्या, यही होगा ना दाया, इधर वाला कौन सा होगा, बाया। तो इसका मतलब ये तो मोना है, ये कौन है भैया, मोना। अब इसके सामने से जो खड़ी है ना, ये कौन होगी, सोना, और ये कौन होगी, सोना। अब मुझे बताओ, अब देखो इस सोना की परछाई तो मोना के दाईं ओर बनेगी, परछाई तो दोनों की पूरब में बनेगी, लेकिन मोना के दाईं ओर कब बनेगी, जब मैं मोना को मुंह दक्षिण की ओर करूंगा, सॉरी किस ओर करूंगा, उत्तर की ओर। ऐसे खड़ा करूंगा ना मैं, तब मोना की किधर बनेगी, दाएं बनेगी ना। तो बताओ सोना का मुंह किस दिशा में है, सोना तो विपरीत है ना, तो यदि मोना का मुंह उत्तर की ओर है
तो सोना इसके विपरीत में खड़ी है, मतलब सोना का कौन सी ओर होगा, दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं और समझा देता हूँ, इस प्रकार का क्वेश्चन अच्छा है, एक बार और समझ लो। जैसे देखो इसने क्या कहा है, एक बार और समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, देख लो। पहला कंसेप्ट इसमें जो लगने वाला है ना, वो ये है कि भैया परछाई है ना, ये परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत ओर बनेगी, परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत बनेगी। और शाम का समय है ना, तो सूरज पश्चिम में होगा। सूर्य कहाँ होगा भैया, पश्चिम में। सूर्य पश्चिम में होगा तो परछाई पूरब में बनेगी, ये फिक्स है। अब इसने कहा है कि भैया परछाई है ना, वो सोना की परछाई मोनाक के दाईं ओर पड़नी चाहिए। यदि मान लो दोनों व्यक्तियों को इस प्रकार खड़ा करो कि एक का मुंह पूरब की ओर हो और एक का मुंह पश्चिम की ओर हो, तब तो एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी परछाई, जैसे इस व्यक्ति की परछाई उसके ऊपर पड़ेगी। लेकिन चूंकि इनके मुंह उत्तर इसमें पश्चिम और पूरब में नहीं करने, इनके मुंह ऐसे करने, तो इसने कहा है मोना के दाईं ओर पड़नी चाहिए। ये वाला दाया किसका होगा, मोना का होना चाहिए, क्योंकि परछाई तो भैया पूरब में पड़ेगी, लेकिन ये दाया किसका होना चाहिए, मोना का। तो ये दाया तब ही होगा जब मैं मोना इसको मानूंगा। देखो अब मोना का दाया ये कि परछाई इधर ही पड़ेगी, इसके सामने सोना खड़ी है। कौन खड़ी है भैया, अच्छा मुझे बता, मोना का मुंह किस दिशा में है, ये दिशा कौन सी है, उत्तर। और सोना का मुंह इस दिशा में, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण। तो मुझे बता, पूछा क्या है, सोना का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबके समझ में आ गया, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 78 की मैं बात, ये भी अच्छा है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत जबरदस्त बनते हैं, तीन क्वेश्चन। एक तो मैंने धुआं वाला बताया, एक मैंने परछाई वाला बताया, और एक भैया ये नदी वाला है। नदी में हमेशा ध्यान में रख देना, नदी के बहाव में कोई वस्तु है। तुमने सबने मुझे बता, बचपन में सबने, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, पानी में नाव पटकी है क्या, और उसमें पानी में नाव पटकी होगी तो बचपन के दिनों को याद करो, उसमें चेंटे को बैठाया ड्राइवर बना के, उस नाव का ड्राइवर चेंटे को बनाया क्या। लेकिन यहाँ पर चेंटा कोई काम नहीं करता, वो जो नाव है ना, वो हमेशा पानी के बहाव में ही जाती है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि बहाव के विपरीत ओर या दूसरी ओर चली गई है। पानी में पड़ा हुआ कोई पत्ता है, पानी में पड़ी हुई कोई वस्तु है, वह हमेशा पानी के बहाव की दिशा में ही जाती है। केवल ये कंसेप्ट है नॉर्मल साहब, ठीक है भैया। इसने कहा है राजेश नदी के किनारे, नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। कोई भी एक व्यक्ति है राजेश, ये नदी के किनारे है भैया, और पीठ करके खड़ा है, ठीक है। नदी में बहता हुआ ये खड़ा है, इसलिए देखता है कि नदी में बहता हुआ एक पत्ता है ना, उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, ठीक है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो बताओ राजेश का मुंह किस दिशा में है, ठीक है भैया। अब सबसे पहले तुम्हारे जो काम की लाइन है ना, वो है नदी का बहाव। नदी का बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो ये मैंने नदी बना दी। उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब नदी में ऐसे बहाव। मुझे बताओ नदी में बहाव ऐसे है क्या, ये भैया नदी बह रही है, ठीक है साहब, ये मैंने नदी बना दी, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। तो मुझे केवल इतना सा कंसेप्ट बताओ, इसमें यदि कोई पत्ता पड़ा हुआ है तो वो भी उत्तर से दक्षिण ही जाएगा क्या। इसका मतलब गुरुजी ये जो पेड़ का पत्ता है ना, ये भी इसी दिशा में जाएगा। देख लो एक बार जरा, इसमें जो पेड़ का पत्ता पड़ा हुआ है, ये भी इसी दिशा में जाएगा क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर ही जाएगा। अब ये कह रहा है कि भैया राजेश का जो पीठ है ना, वो नदी के किनारे पर तो है, लेकिन नदी के किनारे पर खड़ा है और राजेश की पीठ है इस तरफ, नदी के किनारे की तरफ पीठ है, और पत्ता है ना, ये भैया इसके बाईं ओर से कहा जाता है, दाईं ओर। अब मुझे केवल इतना सा बता दो, ये पत्ता जाएगा तो ऐसे ही, लेकिन ये बाएं से कहा जाना चाहिए, बाएं से कहा जाना चाहिए। अब मैं बताओ कौन सी स्थिति मानू, इसका मतलब ये बाएं से दायां जाना चाहिए, ये पत्ता बाएं से कहां जाना चाहिए। अब देखो किनारे तो दो ही, या तो इस किनारे पर खड़ा होगा या इस किनारे पर खड़ा होगा, ठीक है। अब मैं दोनों किनारे पर खड़ा कर देता हूँ। एक बार तो मैं इस किनारे पर खड़ा करता हूँ, मेरे पीछे नदी है, पत्ता ऐसे बह के जा रहा है, मेरे बाएं से दाएं जाना चाहिए, लेकिन मेरा ये वाला छोर तो दाएं है क्या, ये वाला छोर बाएं है क्या। यदि मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो पत्ता मेरे दाएं से कहा जा रहा है, बाएं। इस वाली सिचुएशन में मेरे कहा जा रहा है दाएं से, लेकिन उसने तो कहा है भैया बाईं ओर से दाईं ओर जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे बताओ ये वाला छोर मेरा कौन सा है, बाया, और ये वाला छोर कौन सा है। अब मैं यदि ऐसे खड़ा हूं, मेरे पीछे नदी है, तो पत्ता मेरे ऐसे जा रहा है क्या, बाएं से दाएं। इसका मतलब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, तो भैया ये वाला मेरा मुंह इस दिशा में होगा, तो ये वाली दिशा कौन सी है, पूरब की ओर होगा। राजेश का मुंह किस दिशा में होगा भैया, पूरब की ओर। करेक्ट समझ में आया कि नहीं, यदि किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना भैया, पूरब की ओर होगा। ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसने कहा
किसी घड़ी में 4:30 बजे है, यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा की ओर है तो बताओ घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का भैया, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, लोग करके बताओ। लगभग 10-12 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 15 सेकंड का दे देता हूँ। चलो कौन सी दिशा होगी, कर लो जल्दी से। सबको करना है, कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देख रहा हूँ सबके, जो जो करेगा ना वही होशियार है, बाकी सब तुम गंवार हो। करके देख लो कौन कौन कर रहा है इसको। ऑप्शन नंबर 4, मेरे अनुसार 4 गलत है। कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं मैं, देखो 4 भी बता रहे हैं, कई कई 3 भी बता रहे हैं, और कई न्यारे आ रहे हैं भैया, कईयों के 2 भी आ रहा है, बी भी लगा रखा है, देख लो कर लो बात। चलो अब करते चालू, लगभग 30 सेकंड का समय मैंने दे दिया। अब देखो सुनो, सबसे पहले तो घड़ी में 4:30 बजाओ। यदि घड़ी में 4:30 बजेंगे तो एक घड़ी बनाओ, इसमें 4:30 बजाओ, इस प्रकार से घड़ी होगी क्या। अब इसमें 4:30 बजाने, देखो 4:30 बजे होंगे तो निश्चित तौर पर ये वाली सिचुएशन बनती है क्या। इस घड़ी में कितने बजे भैया, 4:30 बजे क्या, 4:30 ही बजे है ना। अब 4:30 यदि इसमें बजे हैं तो अब थोड़ा सा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हो जाए तूफानी। इसने कहा है 4:30 बजे घड़ी में यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में, ये वाली दिशा है ना, ये वाली दिशा पूरब है, ये वाली दिशा कौन सी भैया। उसने कहा है मिनट वाली सुई पूर्व दिशा को बताए तो घंटे वाली किसको, अब घंटे वाली सुई ये है क्या, ये वाली दिशा कौन सी मुझे बताओ। मैंने एक डायग्राम इस प्रकार से बनवाया था, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो पूरब के किधर चलना है, बाएं चलना है क्या। देखो इस वाली सुई के लिए पूरब के बाएं, मतलब ये वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर होगी क्या। पूरब के बाएं कौन होगी, उत्तर। और ये वाली इन दोनों के बीच में है क्या, उत्तर और पूरब के बीच में, इसका मतलब कौन सी दिशा होगी भैया, घंटे वाली सुई की उत्तर और पूरब। कोई ऑप्शन है क्या, उत्तर पूरब, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी डी था सबका सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, समझ में तो आ गया ना सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है, आ जाओ भैया। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80। अब आगे देखो, मैंने दिशा वाला करवा दिया, अब इसके बाद ब्लड रिलेशन आ गया, रक्त संबंध। लाजवाब क्वेश्चन से शुरुआत है। ईवी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो बताओ ए का ई से क्या संबंध होगा। एक बार जरा बता दो, दादा पोती पिता या परदादा। इधर देखो भैया, चालू करें। इसने कहा है जैसे जैसे कहता जाए ना, इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखने ना। हमेशा पॉजिटिव पुरुष को मानना है, पॉजिटिव वाला सिंबल यदि मैं कहीं लगाता हूं ना तो पुरुष है, नेगेटिव वाला सिंबल लगाता हूं इसका मतलब महिला है। यदि मैं पिता पुत्र की बात करूंगा तो पिता ऊपर आएगा, पुत्र नीचे आएगा। यदि पति पत्नी की बात करूंगा तो पति पत्नी बराबर आएंगे। यदि भाई बहन की बात करूंगा तो ये भी बराबर आएंगे। आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो करता हूं मैं चालू। ई है ना, ये बी की बहन है, ई है ना भैया, ये बी की बहन है, इस प्रकार से बनाया, बहन है मतलब नेगेटिव आई, ई बी की बहन है, ठीक है। ए सी का पिता है, अभी ये और सी नहीं आया। वी है ना, ये सी का पुत्र है, वी है ना, ये सी का पुत्र है। वी किसका पुत्र है भैया, सी का पुत्र है, मतलब पॉजिटिव आएगा। अब इसने कहा है ए सी का पिता है, ए किसका पिता है, सी का, मतलब पॉजिटिव आएगा। अब इसने कहा है तो बताओ ए का ई से, ए का ई से मतलब ई ए को क्या बुलाएगा, ई ए को क्या बुलाएगा मुझे बताओ। ई का भाई है, ये पिता है, या ये इस प्रकार से पिता का पिता। अरे पिता का पिता तो क्या होगा, दादा होगा। कौन होगा भैया, अच्छा मुझे बताओ, ऐसा भी तो सकता है ये माता हो, तो माता का पिता नाना होगा, लेकिन नाना है क्या इसमें ऑप्शन में, नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली पिता ही है। इसके बारे में, सी के बारे में पता थोड़ी चला कुछ, अरे सी के बारे में पता चला कि कुछ नहीं पता चला। ये पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, क्योंकि पुत्री तो कहा है। अरे बीसी का पुत्र है तो पुत्र तो माता का भी होता है, पिता का भी होता है। लेकिन ऑप्शन से चेक करना, यदि ये माता होती तब तो नाना होता, तो नाना तो ऑप्शन में है क्या, नहीं। इसका मतलब डेफिनेटली पिता ही है, तो कौन होगा भैया, दादा होगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसमें दोनों को चेक करना जरूरी है, ये सिंबल जरूरी है। जहां मुझे पता नहीं चले ना, वहां पुरुष और महिला कोई भी हो सकता है। आगे मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है वी और सी भाई हैं। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है भैया। बी और सी भाई हैं, सी की मां डी है, ए के पिता ई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा। देख लो ये 4 विकल्प है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बार फिर आपके लिए टाइम जरा दे देता हूं, आ जाओ भैया। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, लगभग 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 20 सेकंड का समय मैं आपके लिए दे देता हूं। कौन सा ऑप्शन होगा, सबको एक बार चेक कर लेना। ये भी लल्लन टॉप टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा है, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं।
देख लो 30 सेकंड का दे देता हूँ, चलो 5 सेकंड और ज्यादा, हालांकि इतना टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है आपको, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो कौन सा विकल्प आया इसमें से, अब चलो आ जाओ मेरे भैया। ठीक है, देखो इसने कहा है वी, वी और सी का भाई ए है। देखो वी और सी का भाई है ए, मतलब ए पॉजिटिव है, बी और सी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला, कुछ भी हो सकता है। सी की माँ डी है, सी की माँ कौन है भैया, डी। माँ है मतलब नेगेटिव आएगी, माँ है तो कौन आएगी, नेगेटिव। ए के पिता ई है, ए के पिता कौन है भैया, यदि पिता है ना तो वैसे भी पॉजिटिव आएंगे। अच्छा मुझे बताओ ये तीनों भाई बहन है क्या, तीनों भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकती है, ये तो भाई होगा। इनमें से बहन बहन भी हो सकती है, भाई भाई कुछ भी हो सकता है। इन पर मैंने सिंबल नहीं लगाए, जिन पर मुझे पता चला उन पर मैंने सिंबल लगा दिया। अब देखो निश्चित रूप से कौन सा सही नहीं है, देखो ई का पुत्र बी है क्या। अच्छा मुझे बताओ एक बार इस ऑप्शन को मैं एक बार देख लेता हूँ, चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में चर्चा करूंगा, ये मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पुत्र के बारे में थोड़ी पता चला, ई क्या है मुझे पता नहीं चला। लेकिन देखो वी का पिता ई है, मुझे बताओ ये दोनों पति पत्नी है क्या, डी और ई पति पत्नी है क्या, तो मुझे बताओ डी, ये बी का पिता कौन होगा, ई है क्या, पहला ये वाला तो सही है गुरुजी। वी ये डी का पुत्र, या सॉरी डी का पति कौन है, देखो डी का पति है क्या ये भी क्या है भैया, सही है। डी का पुत्र ये है, अच्छा मुझे बता डी का पुत्र ये है क्या, ये दोनों पति पत्नी है ना, तो ये माता हुई तो निश्चित तौर पर पुत्र हुआ क्या। अब ऑप्शन ये तीनों तो सही है, लेकिन इस पर मैं बात करूं, इसने कहा है ई का पुत्र भी है, मुझे बताओ ई का पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, कोई पता चला क्या मुझे, अरे पुत्र भी हो सकता है और, लेकिन इसने तो कहा है भैया पुत्र है क्या, तो इसने कहा है निश्चित रूप से सत्य नहीं है, ये वाला निश्चित रूप से सत्य नहीं कि गुरुजी पुत्री ही हो, ये पुत्री भी हो सकती है, कौन भी हो सकती है, पुत्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सा। आया कि नहीं आया समझ में, सबके समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, और भी अच्छा है। जूही संजय की तरफ, ये इशारे वाले आगे, संकेत वाले आगे इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन के पति हैं, तो बताओ जूही से संजय किस प्रकार संबंधित होंगे। जूही से संजय मतलब जूही संजय को क्या बुलाएगी, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, चलो पत्नी पति जीजा साली, क्या संबंध निकलेगा इनके बीच, देख लो एक बार, जल्दी करना, थोड़ा सा जल्दी क्विक रिएक्शन करना है आपको। आ जाओ भैया, ये कह रहा है, कर लिया क्या, अब ये कह रहा है जूही ने संजय की ओर, इशारा करने वाली जूही और इशारा जिसकी तरफ कर रही है वो संजय है, कौन है भैया, संजय है, ठीक है। संजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मतलब संजय मेरे पिता, मतलब जूही के कौन होंगे भैया, पिता, मेरे पिता की पत्नी मतलब जूही की कौन है, माता, अरे जूही की कौन है, माता के पुत्र, इस माता का कोई पुत्र होगा, इस पुत्र की इकलौती बहन, मतलब इस पुत्र की इकलौती बहन कौन आ गई भैया, जूही आ गई क्या, इस पुत्र की इकलौती बहन कौन आएगी, जूही। और ये जूही का कौन है, ये पति है, जूही का कौन है भैया, पति है। अब तो मुझे बताओ, इसने कहा है इकलौती बहन का पति है, तो बहन कौन है जूही और बहन का पति कौन है संजय। अब इसने कहा है जूही से संजय किस प्रकार, संजय जूही से संजय किस प्रकार संबंधित होगा, इसका मतलब ये जो एरो लगाना है ना, जिस व्यक्ति से पूछा जाए, जूही से पूछा है, जूही से संजय, इसका मतलब है जूही संजय को क्या बुलाएगी, अरे जूही संजय को क्या बुलाएगी, ए जी बुलाएगी, पागलो पति नहीं ए जी बुलाएगी, क्या बुलाएगी, ए जी। जूही क्या बुलाएगी संजय को, पति बुलाएगी, मतलब ए जी बुलाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा चालू करता हूँ। ये देखो ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, इसने यहाँ पर दे दिया, पहले कुछ मैथमेटिकल रिएक्शन दिए और इन मैथमेटिकल रिएक्शन का इसने अर्थ दिया, यदि ए प्लस बी कहीं आता है ना, इसका मतलब है ए बी का बेटा है, यदि ए माइनस बी कहीं आता है तो ए बी का पिता है, यदि ए टू बी आता है ना कहीं तो ए बी का भाई है, यदि भाग वाला सिंबल आता है तो ए बी की माँ है, यदि बराबर आता है तो ए बी की बहन है। इस प्रकार से इसने इन शब्दों का या इन रिएक्शन का यूज करके आपको ब्लड रिलेशन निश्चित तय करना है। अब देखो क्वेश्चन की मैं चर्चा चालू करता हूँ, ये मैंने साथ के साथ इनको लिखा भी है, जो पीछे के जो पन्ने पर था ना, पीछे के पेज पर, पीछे की पीपीटी पर था, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब एक बार जरा आप देख लीजिएगा, P इंटू आर भाग Q का आशय क्या है, अब इनमें से कौन सा सही है एक बार देख लो आप। मैंने प्रत्येक
क्वेश्चंस के साथ साथ उनको भी ऐड कर दिया यहाँ पर, तो आपको देखने की ज्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली कि क्या होना है। अच्छा चलो करें चर्चा चालू, आ जाओगी आप। देखो किस प्रकार से करना है। अच्छा P और Q के बीच में क्या है, इनटू है। P और Q के बीच में क्या है, तो इनटू वाली जगह पर लिख दो P इंटू Q। ऐसे ये क्या, P Q का भाई है। P किसका भाई है, इनटू का मतलब यही है ना, P किसका भाई है भैया, पहले डायग्राम बना दो। P किसका भाई है, Q का। इस प्रकार से बनेगा क्या, भाई। ठीक है, इसके बाद R और Q के बीच में कौन है, भाग है। R और Q के बीच में कौन है, R भाग Q है क्या, इस प्रकार से है क्या, सॉरी ये P और Q नहीं है, ये P और R है। कौन है भैया, P और R, Q नहीं है P और R है, सॉरी। P इंटू कौन है, R, तो भी तो ये रहेगा P किसका भाई है, R का। किसका भाई है भैया, R का। दूसरा क्या कहता है, R और Q के बीच में भाग है। R और Q के बीच में कौन है, भाग। यहाँ क्या कहता है, R Q की क्या है, माता है। ये जो R है ना, ये Q की कौन है भैया, माता। नेगेटिव आएगी और माता है। ठीक है, अब बताओ पी क्यू का भाई है क्या, अरे पी क्यू का भाई है क्या, अरे पी क्यू के ये तो माता का पुत्र है, सॉरी उसका बहन का पुत्र है। पी क्यू का पिता है क्या, पी क्यू का पिता है क्या, नहीं है। इसके बाद देखो पी क्यू का मामा है क्या, देखो पी क्यू का मामा है क्या, ये इसकी कौन है, माँ। और माँ का भाई कौन होगा, अरे माँ का भाई कौन होगा, मामा। तो मतलब पी क्यू का क्या है भैया, मामा है। ऑप्शन नंबर, अच्छा पी क्यू की बहन है क्या, बहन तो नहीं है। पी क्यू का कौन है, मामा। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन सेम यही है, इसमें इनको यूज करके निकालना संबंध क्या निकलेगा। मेन क्वेश्चंस को मैं ही बता देता हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा सा, इसमें ज्यादा टाइम अपन को बर्बाद नहीं करना। एल प्लस एम है, भाग एन है, माइनस ओ है, इंटू पी है। इसने कहा है पी व सॉरी एल व पी का क्या संबंध होगा, एल व पी के बीच में क्या संबंध होगा। थोड़ा टाइम दे देता हूँ, चलो कर लो। लगभग मैं इस क्वेश्चन के लिए भी आपको टाइम दे देता हूँ, लगभग 20 सेकंड का, और आपका टाइम चालू होता है। अब आ जाओ मेरे को, कर लो जल्दी से। सबको आंसर्स देने इसके, और कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा किन किन्हों ने पेपर किया है। अच्छे क्वेश्चंस का समावेश लेकर आया हूं मैं आपके लिए, निश्चित तौर पर सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, आ जाओ भैया। ये कह रहा है एल और एम के बीच में क्या है, प्लस है। तो प्लस वाला सिंबल क्या बताता है, एल एम का बेटा है। एल किसका बेटा है भैया, एम का बेटा है। ठीक है, एल और एम के बीच में कौन, एम और एन के बीच में क्या है, भाग है। इसका मतलब एम एन की कौन है, एम किसकी माँ है, एन की माँ है। एन की क्या है भैया, माँ। नेगेटिव आएगी, माँ है। ठीक है, लिख देना। एम और एन के बीच में क्या है, क्यूब है, सॉरी एन और ओ के बीच में क्या है, माइनस है। तो माइनस वाला सिंबल क्या बताता है, एन किसका पिता है, ओ का। एन किसका पिता है भैया, ओ का पिता है। ये लिख दिया मैंने, पिता है। ठीक है, ओ और पी के बीच में क्या है, इनटू। तो इनटू वाला सिंबल क्या बताता है, ओ किसका भाई है, अरे किसका भाई है, पी का। ओ किसका भाई है, पी का भाई है, मतलब पॉजिटिव ही आ गया। अब इसने कहा है एल और पी के बीच पूछा है क्या। अच्छा एल और पी के बीच मुझे बताओ, ये इसका कौन है, भाई। और भाई का कौन है, ये पिता। और पिता का कौन है, ये भाई होगा क्या, अरे पिता का भाई है क्या, पिता का भाई कौन होगा, चाचा। तो एल चाचा है किसका, पी का। एल किसका चाचा है भैया, और कोई ऑप्शन है क्या इसमें, सही नहीं है। एल किसका चाचा है, अरे ये इसका भाई है। ये भाई का पिता मतलब इसका भी पिता, और पिता का भाई कौन होगा, चाचा। चाचा या ताऊ, तो चाचा है इसमें। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। देखो ये वाला भी सेम क्वेश्चन है इस पर। इसने ये वाला दे दिया P माइनस क्यू भाग R प्लस एस। एस का P से क्या संबंध होगा। चलो करो चर्चा, चालू जल्दी करो। इधर देखना, P और Q के बीच में क्या है, माइनस है। और माइनस वाला सिंबल क्या बताता है, P Q का पिता है। P किसका पिता है भैया, Q का पिता, मतलब पॉजिटिव। ये मैंने लिख दिया। ये क्या देखो, P और Q के बीच में नेगेटिव है, P Q का पिता है। और Q और R के बीच में क्या है, भाग, मतलब R सॉरी Q किसकी माता है, R की। Q किसकी माता है, R की। R की माता है, मतलब नेगेटिव आएगी, ये मैंने लिख दिया। R की माता है। इसके बाद R और S के बीच में प्लस है। प्लस वाला सिंबल क्या बताता है, S है ना, S। ये R प्लस S है ना, R प्लस S। ये वाला क्या बताता है, R किसका बेटा है, S का। R किसका बेटा है भैया, S का। ये बेटा है S का, पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव है,
एक ही व्यक्ति है आर, ये क्यू का भी बेटा है और एस का भी बेटा है, क्यू माता है, तो ये कौन होगा निश्चित तौर पर, और ये कौन होगा पिता। अच्छा देखो आगे क्या कहा है इसने, इसने कहा है एस पी का क्या है, एस किसका, पी का। तो देखो एस, मुझे बताओ ये इसकी माता है, इसका मतलब ये पुत्री होगी क्या पी की, कौन होगी भैया, पुत्री, और पुत्री का पति, पुत्री का पति क्या होगा, दामाद, पुत्री का पति क्या होगा, इसका मतलब एस किसका दामाद है मेरे भैया, अरे किसका दामाद है, पी का। ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में। इसके बाद आगे क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। इसने कहा है जे माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस, तो एस जे का एस से क्या संबंध होगा, ठीक है एक बार देखो, जे माइनस क्यू है, माइनस वाला सिंबल क्या बताता है, जे किसका पिता है, क्यू का, जे किसका पिता है मेरे भैया, क्यू का पिता है, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद क्यू और आर के बीच में इनटू है, इनटू क्या बताता है, आर और क्यू भाई है, क्यू भाई है किसका, आर का, अरे क्यू किसका भाई है, आर का, पॉजिटिव आएगा, भाई है, ठीक है। आर और एस के बीच में बराबर है, आर और एस के बीच में क्या है, बराबर, मतलब आर किसकी बहन है, एस की, आर बहन है किसकी भैया, एस की। अब बताओ इसने क्या पूछा है, जे एस से, अरे जे एस से क्या है, ये जे एस का क्या होगा, पिता होगा क्या, जे एस का क्या है, पिता है, सीधा सीधा निकल रहा है ना, ये इसका पुत्र है तो जे एस का क्या है भैया, पिता है, आराम से निकल जाएगा ना, जे एस का क्या है, पिता। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा चालू करता हूँ। P माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस भाग टी है, P माइनस क्यू इंटू आर बराबर भाग एस टी है, तो सत्य बताओ इनमें से कौन सा होगा, इनको मैं देखता हूँ भैया। इसने इस प्रकार का संबंध दिया है, जल्दी चर्चा चालू करते हैं। पहले P और Q के बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला सिंबल क्या बताता है, P Q का पिता है, P किसका पिता है, Q का, P पिता है Q का, पॉजिटिव होगा। Q और R के बीच में, क्यू और आर के बीच में क्या है, इनटू है, इनटू वाला सिंबल क्या बताता है, क्यू आर भाई है, क्यू किसका भाई है, आर का, ठीक है। आर और एस के बीच में भाग है, आर और एस के बीच में भाग है क्या, तो भाग वाला सिंबल क्या बताता है, आर किसकी बहन है, एस की। एस और टी के बीच में भाग है, भाग वाला सिंबल क्या बताता है भैया, एस किसकी, टी की माँ है, एस किसकी माँ है, टी की, ये एस किसकी माँ है भैया, टी माँ है, मतलब नहीं। अच्छा तो कौन सा सत्य है, आर टी की माँ है क्या, अरे आर टी की माँ है क्या, नहीं है, आर टी की तो मौसी होगी, देखो क्यू टी की मौसी है क्या, अरे ये तो पॉजिटिव है, ये तो मामा होगा, कौन होगा, मामा। आगे देखो पीटी का नाना है क्या, देखो इस टी की माँ कौन है, एस, एस की बहन कौन है, ये आपस में बहन भाई है क्या, और बहन का पिता मतलब ये इसकी माता का कौन है, पिता, अरे टी की माता कौन है, एस, और माता का कौन है, पिता, इसका मतलब भैया नाना है, अरे कौन सा ना, नाना, इसका मतलब पी किसका नाना होगा, टी का। बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आगे भैया सुनीता, सुनीता ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए इस प्रकार परिचय दिया, सुनीता ने एक लड़के का कि भैया वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो लड़के का सुनीता से क्या संबंध होगा, ये परिचय दे रही है भैया सुनीता, कहने वाली कौन है, सुनीता, और परिचय किससे दे रही है, एक लड़के के बारे में। अब कह रही है यह मामा जी मेरे मामा जी के पिता मतलब मेरे नाना की इकलौती पुत्री मतलब मेरी माँ का पुत्र है, अरे मेरी माँ का कौन है, पुत्र है, इसका मतलब लड़के, इसने कहा है लड़का सुनीता का क्या लगता है, तो भाई लगेगा, अरे क्या लगेगा भैया, भाई। आगे आ जाओ, एक लड़की की ओर इशारा करते हो, अभिषेक ने कहा, लड़की की ओर अभिषेक इशारा कर रहा है, कौन कर रहा है, अभिषेक, किसके ऊपर, लड़की, अरे कौन सी की, लड़की, लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्र, वह कहा इसने, वह मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है, तो अभिषेक की पत्नी से उस लड़की का क्या संबंध होगा, अभिषेक की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार, अभिषेक ने कहा है भैया कि वह लड़की है ना मेरे पिता, अभिषेक के कौन, पिता, पिता की एकमात्र संतान, इसने कहा है ना वह मेरे पिता की एकमात्र संतान, एकमात्र मेरे पिता की एकमात्र संतान कौन होगी, अभिषेक, अरे कौन होगा, अभिषेक, और अभिषेक की कौन है ये, अरे अभिषेक की कौन है भैया, पुत्री है, तो बताओ अभिषेक की पत्नी, अभिषेक की पत्नी मतलब इस लड़की की क्या होगी, माँ, इसने कहा है लड़की से, इस लड़की से अभिषेक की पत्नी क्या होगी भैया, माँ, ये लड़की इस अभिषेक की पत्नी को क्या बुलाएगी, माँ तो बुलाएगी, तो माँ वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर।
अब ये आ गया, लो देखो अब ये मैंने जो कहा था ना चौथा टॉपिक आ गया। अब की बार में क्या ले आया भैया, घन ले आया। अब इस घन में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक छोटा सा मैं कंसेप्ट यहीं पर बता देता हूँ। जब मैं घन और घनाभ की बात करूंगा ना मेरे भैया, मैं यदि घन और घनाभ की बात करूंगा, किसकी, घन घनाभ हो या पासा हो, इनके छोटे से कीवर्ड बता देता हूं आपको। इसमें छह तो सतह होती है, इन दोनों में छह तो क्या होती हैं, सतह। इनमें बार बारह कोर होती है, सतह होती है। जैसे ये वाली सतह है ना, ये आयताकार, ये सतह है। ऐसे छह सतहों से मिलकर यदि घन है ना, तो घन में छह वर्गाकार सतह होंगी। कौन सी होंगी, छह वर्गाकार। और घनाभ में होंगी छह आयताकार। इसमें क्या होंगी भैया, छह आयताकार। मतलब छह वर्गाकार सतहों से घिरी हुई बंधाकृति तो घन होती है, और छह आयताकार सतहों से घिरी हुई बंधाकृति घनाभ होती है। इनमें छह सतह होंगी, और जहां पर दो सतह मिलती है ना, जैसे छत और एक दीवार, वो कोर होती है। तो 12 क्या होंगी भैया, कोर। और जहां पर तीन सतह मिलती है उसको कोना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कोना। और कोने कितने होंगे, 8। बस इसी पर रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। यदि मान लो एक घन को मैंने छोटे घनों में काटा ना, तो ये भैया बनता है एन क्यूब। एन का मान होता है यहाँ पर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा में किसका भाग दे देना, छोटे घन की भुजा का। छोटे घन की भुजा का क्या दे देना, भाग। ये इस प्रकार से एन क्यूब बनता है। अब यदि मैंने एक घन को रंग कर और काट दिया ना छोटे छोटे घनों में, तो तीन तरफ से रंगे हुए घन हमेशा कोने पर होंगे, दो तरफ से रंगे हुए घन हमेशा कोर पर होंगे, और एक तरफ से रंगे हुए घन हमेशा सतह पर होंगे। तो तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 8 होती है, और दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या होती है भैया n-2 × 12। n-2 × 12। और केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या होती है भैया n-2 का वर्ग × 6, क्योंकि 6 सतह है। और बिना रंगे घनों की संख्या होती है भैया n-2 का होल क्यूब कर देना। ये है रंगहीन। ये क्या है भैया, रंगहीन। इतना मैंने आपको बता दिया। और चाकू की न्यूनतम कांटों की भी संख्या मैंने आपको यहाँ पर बताई है। चाकू की न्यूनतम कांटों की संख्या होती है भैया n-1 × 3 कर देना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। ये क्वेश्चन था इस प्रकार से। इसने कहा है, क्वेश्चन ने, एक बार जरा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसने कहा एक 6 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसको लाल रंग से रंगा है, और रंगने के बाद इसको एक एक सेंटीमीटर भुजा के छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। ये एक 6 सेंटीमीटर भुजा का घन था। ये देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक एक सेंटीमीटर के भुजा के घनों में मैंने काट दिया। तो बता बनने वाले कुल घनों की संख्या। ये मैंने आपको बताई, बनने वाले कुल घनों की संख्या n क्यूब होती है। और n का मान कितना है, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे दो। बड़े घन की भुजा 6 और छोटे घन की भुजा का भाग दे दो तो 6 आया। n क्यूब मतलब 6 का कर दो भैया क्यूब। 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 200। छोटे घनों की संख्या कितनी निकलेगी, 216 छोटे घन बनेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 216। इसने कहा है बिना रंगी फलक, मतलब रंगहीन। और रंगहीन मैंने आपको बताया भैया n-2 का होल क्यूब बनते हैं। n-2 का होल क्यूब, तो n का मान 6 है, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, और 4 का होल क्यूब करोगे तो 64। रंगहीन कितने होंगे भैया, जो दुबक्कर बैठे होंगे 64 होंगे। इसके बाद एक फलक जिनकी रंगी हो, एक फलक वाले मैंने आपको बताइए होते भैया n-2 का वर्ग कर देना और इसको 6 से गुना कर देना। n का मान 6 है, n में से 2 घटाओगे तो 4, 4 का वर्ग करोगे तो 16, और 16 गुना 6 मतलब 16 छिक्की 96। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन नहीं होगी भैया, 96। ऐसे घन जिनकी दो फलक या दो सतह रंगीन है, ये मैंने आपको बताया होता है भैया n-2 × 12, क्योंकि कोर पर होंगे ना। n का मान 6, 6 में से 2 घटाया 4, और 12 चौका 48। ऐसे घन कितने होंगे, 48। तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 होती है। कितने होंगे भैया, 8। इसे काटने के लिए चाकू की न्यूनतम कितनी काट है, तो देखो ये मैंने काटा, 1 काट, 2 काट, 3 काट, 4 काट, 5 काट। कितनी काट बढ़ी, 5। और ऐसी 3 बार काट लगानी, एक बार ऐसी, एक बार ऐसी, और एक बार ऐसी भी काटना होता है। तो मैंने आपको बताया चाकू की न्यूनतम काट होती है n-1 × 3 कर देना। कितना भैया, 3। n का मान 5, n का मान 6, 6 में से 1 घटाया तो 5, और 5 गुना 3 मतलब कितनी काट चाहिए मुझे, 15। कितनी काट चाहिए, देखो एक ही क्वेश्चन में मैं सारा निचोड़ ले आया। इसके सबके आंसर मैंने दे दिए। अब आगे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 91 से 97 के लिए इसने कहा है यदि एक 4 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसको मैंने हरे रंग से रख दिया। अरे कैसे से, हरे रंग से मैंने रख दिया, और इसको एक एक सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काट दिया जाए, तो आप बताइएगा। अच्छा पहले तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो
एन का मान कितना होगा, एन का मान बड़े घन की भुजा कितनी है 4, इसमें छोटे घन की भुजा 1 का भाग दे दूंगा तो एन का मान कितना निकलेगा 4। अच्छा इसने कहा है बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या एन क्यूब होगी क्या, एन क्यूब मतलब 4 का क्यूब कर दे कोई कितना आएगा भैया 64, छोटे घनों की संख्या कितनी है 64 है। ठीक है आगे मैं बात करूं, ऐसे घनों की संख्या जिनकी जिनकी सतह पर बिल्कुल रंग नहीं पहुंचा हो, मतलब रंगहीन। अरे कैसे भैया रंगहीन, और रंगहीन बताए मैंने n-2 का होल क्यूब कर देना, n-2 का क्या कर देना होल क्यूब, n का मान 4, 4-2 का होल क्यूब करोगे तो 2, 2 का होल क्यूब करोगे तो 8 आएगा, कितना आएगा 8। रंगहीन कितने होंगे मेरे भैया 8। इसके बाद ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल दो सतह पर, जिनकी केवल दो फलक रंग हो, मैंने आपको बताया दो सतह रंग वाले होते हैं n-2, इसके गुना कर देना 12 से, क्योंकि कोर पर होते हैं। n का मान 4, 4 में से घटाया 2 इंटू 12, तो भैया 2 घटाओगे तो 2 गुना 12, 12 दूना के 24, कितना आया 24। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों फलकों पर रंग हुई, तो 8 होंगे कोने वाले होते हैं ना, जिनकी तीनों सतह पर रंग हुई तो कोना, और कोना कोना कोना, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 95 ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी चारों फलकों पर रंग हो, चार फलकों पर कभी रंग नहीं हो सकता, केवल 3 ही फलक मुझे दिख सकती है अधिकतम, 4 फलकों वाला कोई घन नहीं दिखेगा तो 0, सीधा ही ऑप्शन है भैया 0। इसके बाद आ जाओ, अब इसने पासा दे दिया, अगला टॉपिक कौन सा आगे इसी में देख लो। मैं आपको कह रहा था ना पूरा लेके आया, निचोड़ लेके आया भैया, पूरा निचोड़ है ये पूरा। अब इसने कहा है यदि पासा बना दिए, दिख रहा है ना 5 है इसमें, सबको दिख रहा होगा, जब 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर, मतलब 3 के विपरीत कौन सा होगा। अब मुझे बताओ यदि इनमें कुछ भी कॉमन है ना, उस कॉमन को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा दो। कॉमन कितना है देखो 5 है, दो, अच्छा देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2, इसका मतलब ये ऐसा देखा है इसने जब दो फलक दिख रही हो ना समान, तो ये जो बच गए वो आपस में क्या होंगे विपरीत, तो 3 के विपरीत फलक पर कौन होगा 4, सीधा ये ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत होगा, कौन से के भैया पीला। अब पीला कहाँ है पहले देखो, यहाँ है पीला, अच्छा पीले के विपरीत जो समान में दिखने तो वो कभी नहीं हो सकते, नारंगी नहीं होगा नीला नहीं होगा, और देखो पीले के विपरीत नीला नहीं होगा लाल नहीं होगा, तो जो बच गया वही होगा क्या, अच्छा पीले के लाल और गुलाबी नहीं होगा, ये लाल भी नहीं होगा गुलाबी भी नहीं होगा, तो जो ऑप्शन नहीं बैंगनी हो सकता है, कौन सा, एक बार देखो जरा बैंगनी है क्या, देखो बैंगनी होगा। इस प्रकार से कर सकते हैं, जो हमें दिख रही है ना वो कभी भी विपरीत फलक पर नहीं आ सकती, जो दिख रहा है ना वो कभी विपरीत नहीं होगा, आया कि नहीं आया समझ में। और नहीं तो इसको घड़ी की दिशा में घुमा कर भी कर सकते हो समान वाले को, इस प्रकार से हो रहा है। दिए गए घन में, ये घन क्या पास आई है, दिए गए घन में 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा, अच्छा इसने ये दे दिया भैया इस पर 3 है, इस पर 5 है, इस पर 6 है, ये मैंने आपको बताया था पासे के दो रूप होते हैं, जो डायस है ना पासा, इसके दो रूप होते हैं, एक तो सामान्य पासा जिसको मैंने, एक तो सामान्य होता है कौन सा पासा भैया सामान्य, और एक होता है मानक पासा, ये तो ऑर्डिनरी डायस है और ये स्टैंडर्ड डायस, मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड। मैंने आपको बताया जब पड़ोसी सतह पर अंकों का योग 7 हो, पड़ोसी पर योग क्या हो 7, तब तो कौन सा होगा सामान्य, और यदि भैया पड़ोसी पर 7 नहीं है, अरे पड़ोसी पर 7 नहीं है तो मानक होगा, देखो पड़ोसी 3 5 6 कहीं 7 हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो ये मानक होगा, और मानक में विपरीत पर 7 होगा, विपरीत पर क्या होगा भैया 7, तो इसमें फिक्स है, एक का विपरीत कौन होगा 6, दो का 5 और 3 का 4, इस प्रकार से विपरीत होते हैं। अब पूछा क्या है बताओ, 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत कौन होगा भैया 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद इसने पूछा 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, देख लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, अच्छा कोई कॉमन है क्या 1 है, और 1 को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा देना, 1 के बाद कौन आएगा 3 आएगा, इसमें कौन आएगा भैया 3 है, यहाँ पर 1 के बाद कौन आएगा 3, और 3 के बाद कौन आएगा 6 आएगा, कौन आएगा, ऐसे ही यहाँ पर कॉमन 1 है, 1 को पकड़ के घुमा दो, 1 के बाद कौन आएगा 5, और 5 के बाद कौन आएगा 2, 5 के बाद कौन आएगा, ये आपस में विपरीत होंगे, 6 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5, और जो बच गया मतलब 1 का विपरीत कौन होगा 4, किसका विपरीत पूछा है 6 के विपरीत, तो 6 का विपरीत कौन होगा 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
50 की मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 है ये, वैसे 50 है। 5, 4, 3 सेंटीमीटर माप का ये घनाभ है और इस घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर भुजा के कितने घनों में काटा जा सकता है। मैंने आपको बताया छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या होगी भैया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होगा क्या। और घनाभ का तीनों को गुना कर दो, 5 गुना 4 गुना 3 बटा एक है क्या, तो 5 4 20, 20 और गुना 3 मतलब 60। कितने घन बनेंगे भैया छोटे, 60। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भैया मैं आपके लिए लास्ट में एक बार बता देता हूँ, मैं आपके लिए लगभग रीजनिंग के एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। लगभग 6 टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, निश्चित तौर पर लाइक करना है, और लास्ट में जाते टाइम ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जय बोले कि आपको कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर करना है। मुझे तभी पता चलेगा कि किन विद्यार्थियों ने वीडियो ठोकर लिए, ठोकर का मतलब निश्चित तौर पर पूरा किया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान से आप जुड़कर ज्यादा से ज्यादा आनंद लें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है निश्चित तौर पर आपके हित को रखकर ध्यान में करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, मिलते हैं।